सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये मॉडर्न इंडिया से है, आधुनिक भारत से है और आज हम चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह को, जिसे भारतीय इतिहास में बच्चों को भारत के पहले स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में भी पढ़ाया जाता है। तो बने रहिएगा, आज हमारे साथ काफी महत्वपूर्ण स्ट्रीम होने वाली है और कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए, पर कभी इन मुद्दों को चर्चाओं में उठाया नहीं जाता और कभी सामने नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो दर्शकों, हमारी मॉडर्न इंडिया की एक अलग प्लेलिस्ट है, मैंने अलग से बना रखी है, आप वहां पर जाकर देखिए। मैंने आधुनिक भारत की शुरुआत से लेके अभी 1857 तक ये 7वीं हमारी स्ट्रीम रहेगी, जहां हम मॉडर्न इंडिया से संबंधित स्ट्रीम्स कर रहे हैं, आधुनिक भारत से संबंधित स्ट्रीम कर रहे हैं और मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ विश्लेषण पर लेकर आ रहे हैं। हम आधुनिक भारत को तथ्यपरक रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपका स्कूल कॉलेज की किताबों में बताया जाता है। यहाँ पर बड़ा गहन विश्लेषण किया जा रहा है आधुनिक भारत के विषयों का, और उद्देश्य ये है कि आप तक वास्तविक ऐतिहासिक जानकारियां पहुंच सकें और हमारे वो दर्शक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उच्च स्तरीय परीक्षाएं देते हैं, उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ हो और वो भी ये सब चीजें सीख कर, समझ कर अपने जीवन में कुछ बेहतर अर्जित कर सकें। इन उद्देश्यों के साथ में हम मॉडर्न इंडिया की एक तरफ सीरीज चलाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और दूसरी प्लेलिस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन की दिख जाएगी, संविधान की दिख जाएगी। तो दो प्लेलिस्ट हैं, दो बड़े विषय हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अगर मांग रहेगी तो आगे चलकर और भी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, यहाँ पे पॉलिटी भी चल रहा है, ज्योग्राफी, भूगोल के महत्वपूर्ण विषय, वो भी हम आगे लेकर आ सकते हैं। तो देखते हैं दर्शकों का इंटरेस्ट के हिसाब से धीरे धीरे हम चीजों को यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो दर्शकों देखिए, अगर आप में से वो सारे लोग जो हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हमने आधुनिक भारत की शुरुआत भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना से की। हमने देखा कैसे भारत में अंग्रेज सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर 1602 तक भारत में आ चुके थे और लंबे समय तक वो भारत में सत्ता प्राप्ति के लिए इंतजार करते रहे। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में आए तो जहांगीर का शासन था, माइटी मुगल बड़े ताकतवर थे, अंग्रेजों ने लंबे समय तक इंतजार किया और फिर मुगलों के पतन के बाद मराठा उभर गए, पेशवा उभर गए। तो अंग्रेजों ने उस मौके का इंतजार किया कि जब उन्हें सत्ता स्थापित करने का मौका मिले, और उन्होंने बंगाल से सत्ता अपनी स्थापित करना शुरू की। तो भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित करने के लिए इंतजार किया। अंग्रेज बड़े सीजन कैंपेनर थे, उन्होंने इससे पहले, भारत आने से पहले लंबे समय तक अमेरिका पर कब्जा बना के रखा हुआ था, और अमेरिका की क्रांति से जब अंग्रेजों को वहां से भगाया जाता है तो भारत में उनका शासन हम शुरू होते देखते हैं, मजबूती से स्थापित होते देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग वही लोग हैं जो तमाम सारा युद्ध अनुभव लेकर भारत में आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए, हम इस मुद्दे को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है, उसमें क्या घटनाक्रम घटे और किन परिस्थितियां, किन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत में सुधारवादी आंदोलन हुए। इन सारी चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना होती है, हम ये देखते हैं, और भारत में जो ब्रिटिश राज रहता है वो शुरुआती दौर में देखिए काफी शोषणकारी भी रहता है, एक्सप्लॉइटेटिव भी रहता है। अंग्रेज कोई सामाजिक कल्याण के लिए तो कभी आए नहीं थे, वो आखिर अपने लाभों को अर्जित करने के लिए आए थे, उपनिवेश बनाने के लिए भारत को यहाँ पे आए हुए थे। तो ऑब्वियसली वो भारत का शोषण ही करने वाले थे। तो हमने ये देखा कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना होती है, और ब्रिटिश राज की स्थापना चरणों में होती है, स्टेजेस, कई स्टेजेस हैं। आप जाकर देखिए स्ट्रीम, आपको ब्रिटिश पैरामोन्सी, भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसमें वो सारे चरणों को डिस्कस किया गया कि अंग्रेजों ने किन स्टेजेस को, किन चरणों को भारत में लगाया और धीरे धीरे करके भारतीय राजे रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया और भारत में अपना राज स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद देखिए, हमने ये देखा कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना होती है, तो वो भारत में लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो हैं नई लेकर आते हैं। वो बंगाल में जो है परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त प्रथा लेकर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो बाकी के क्षेत्रों में कहीं महलवाड़ी तो कहीं रैयतवाड़ी जैसी भू राजस्व प्रथाएं लेकर आते हैं।
तो हमने ये भी देखा कि भारत में जो ब्रिटिश राज की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, उसके परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में भारत के किसान जो थे, कृषक जो थे, वो भूमिहीन मजदूर बन गए, लैंडलेस लेबर बन गए, कारीगरों को शांत मौत का शिकार होना पड़ा। ये अंग्रेजों की भू राजस्व प्रथा के अप्रत्यक्ष परिणाम थे। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश राज के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। भारत में अंग्रेजों के आने से कई सकारात्मक सुधार भी होते हुए दिखाई दिए। तो हमने वहां पे दोनों तरह से मूल्यांकन किया कि भारत में ब्रिटिश राज का सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे। आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, आपको ये सारे वीडियो वहां डिटेल में मिल जाएंगे, एनालिटिकल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विश्लेषण में आपको ये सब मिल जाएंगे। फिर हम ये देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज जो है वो स्थापित होता है और अंग्रेज धीरे धीरे करके अपना पूर्ण ब्रिटिश सिस्टम जो है वो भारत में चलाने लगते हैं। वो यहाँ पे एक नौकरशाही की स्थापना करते हैं, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना करते हैं, और वो जैसा व्यवस्था यूरोप में थी उस तरह की व्यवस्थाओं को भारत में भी संचालित करना शुरू कर देते हैं। ये भी हमने देखा। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप कई सारे विद्रोह होते हैं, रिवोल्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले विद्रोह जो है भारत के जनजाति लोग करते हैं, तो ट्राइबल विद्रोह होते हैं। ठीक, जनजाति विद्रोह होते हैं, और भारत में जनजाति विद्रोह के समानांतर ही कृषक विद्रोह भी होते हैं। तो भारत में एक फेज आया जब कृषकों ने विद्रोह किए, जनजातियों ने विद्रोह किए। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो पार्ट है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये ड्यू है, इसे हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में ट्राइबल रिवोल्ट या जनजाति विद्रोह में लाखों की संख्या में जनजातियों को मारा गया अंग्रेजी शासन प्रशासन के द्वारा, और कृषकों को भी काफी कष्ट हुए। तो ये सेक्शन था, ये हमारा रह गया, इसे हम अभी आगे चलकर करेंगे, इसे देखते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजों ने 1833 से नई एजुकेशन पॉलिसी चलाई। मैकाले भारत का, क्या बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, लॉ मिनिस्टर बनता है, और वो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आता है, और उसमें इंग्लिश मीडियम को मोड ऑफ एजुकेशन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, चलाया जाता है। तो अंग्रेज विलियम बेनेडिक्ट के समय से 1833 से नई एजुकेशन पद्धति चला रहे थे, जिसमें परंपरागत भारतीय धर्म आधारित शिक्षाओं से इतर जाकर वो सेक्युलर सब्जेक्ट चला रहे थे। वो उस दौर में यूरोप में चलने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह के विषयों को भारत में चला रहे थे। और हम ये देखते हैं कि 1833 से लेके 1857-58 तक जब ये विद्रोह होने वाला था, तब तक एक बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग, अंग्रेजों का स्वामी भक्त वर्ग भारत में तैयार हो चुका था। ठीक है, ये भी हो चुका था। फिर हम ये देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज जो है जब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, अच्छा चल रहा था, इट वाज गोइंग वेल, बहुत बढ़िया चल रहा था, तो हमने देखा अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे, और डलहौजी हड़प नीति लेकर आता है। ये वाली जो स्टेज है, ये मैंने पहले पीछे डिस्कस की है, आप अगर वहां से देख लेंगे तो आपको आज की स्ट्रीम ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट भी होने वाली। ठीक, तो डलहौजी हड़प नीति चलाता है, और वो सारे राजे रजवाड़े जो कभी ब्रिटिश पेंशनर बन गए थे, उन्हें वो एक एक करके अपदस्थ करता है, और डायरेक्ट शासन या उनके राज्यों को अंग्रेजों के अधीन लेने की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक, ये भी उस समय चल रहा था। तो एकदम से 1850, 1854-55 तक ये घटनाएं चल रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि भारत में 1857 में 1857 का दौर आता है, डलहौजी जाते हैं, और उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, हमें ये पता चलता है कि एकदम से भारत में एक विद्रोह होता है, विप्लव होता है, उधम होता है, और इस विद्रोह को 1857 का महान विद्रोह कहा गया। ठीक, और कई इतिहासकारों ने इस 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया भी कहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिएगा, ये भारत का पहला फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। दर्शकों, अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, और जब आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग और स्पीचेस और उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिवोल्ट ऑफ 1857 पर डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और वो प्रश्न बड़े वाजिब भी हैं। ठीक, बड़े गंभीर क्वेश्चन भी हैं। ठीक, तो उन्हें पढ़ के हमें सबसे पहला प्रश्न यही समझ में आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध
भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जा रहा है। बाबा साहब के साहित्य को पढ़ के हमारे सामने यही समझ प्रश्न जो उठता है वो ये है कि आखिर क्या कारण था भारत में लगभग 712 एडी से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक और उसके बाद तक भी 1857 तक ही लीजिए, ठीक, बक्सर के युद्ध तक ले लेते हैं अपन, चलिए, अंग्रेजों के शासन तक, लगभग 1200-1300 साल तक हमें देखिए मुस्लिम शासन दिखता है, ठीक। तो बाबा साहब के साहित्य में ये जो गंभीर प्रश्न उठा, इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध है 1857 में, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध, तुर्कों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध, जिन्होंने 1300 साल तक भारत में शासन किया, कभी ब्राह्मण राजपूतों ने, कभी सवर्णों ने जो सत्ताओं में थे, इन्होंने कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों आयोजित नहीं किया? ये गंभीर क्वेश्चन, ठीक। तो आज की जो स्ट्रीम है दर्शक, वो ये मॉडर्न इंडिया के इस सेक्शन को तो समझाने के लिए है ही कि आप ये पढ़ें, परीक्षाओं में इसका उपयोग करें, वो तो मैं उन दायरों में आपको बात बता दूंगा। जो मूल प्रश्न है जिसे हम तलाश रहे हैं कि आखिर क्या था भाई, आज हमें जो सांप्रदायिक माहौल दिखाया जाता है, पिछली स्ट्रीम मेरी सांप्रदायिकता पे थी, हिंदू मुस्लिम भेद पर थी, आज जो हमें सांप्रदायिकता दिखाई जाती है कि भारत में सारी समस्याओं की जड़ मुस्लिम है और मुसलमानों से सबसे ज्यादा खतरा है, जैसा माहौल सरकार हमें दिखा रही है, जैसा ब्राह्मणवादी लोग हमारे सामने ये प्रश्न उठा रहे हैं, और ये प्रश्न तो बाबा साहब के साहित्य से भी हमें पता चलता है कि बाबा साहब स्वयं भी इस बात को उठाते दिखते हैं कि भाई मुस्लिमों के विरुद्ध आपने कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं किया? अंग्रेजों के विरुद्ध तो स्वतंत्रता संघर्ष है, पर मुसलमानों से कैसे 1300 साल अच्छी दोस्ती रही, यारी रही, प्यार मोहब्बत रही, बेटियां और बहुएं ब्याही गई, लाई गई, उनके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष या आंदोलन करने का ख्याल शिवाजी के अतिरिक्त किसी को आया क्यों नहीं? ये गंभीर प्रश्न है कि होता है, ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं होता। ये पूरे 1300 साल के शासन में अंत में औरंगजेब के विरुद्ध शिवाजी उठ खड़े होते हैं, हमें यह दिखता है, हमें सिख उठ खड़े होते हैं, अंत में यह दिखता है, जाट भी उठ खड़े होते हैं, अंत में यह दिखता है। लेकिन पूरे 1300 साल में जो मूल भारत के शासक रहे, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग, इन्होंने कभी मुसलमानों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल क्यों लागू नहीं किया? ठीक है, तो दर्शकों, हम अपने मूल मुद्दे पर ही हैं। हमारा मूल प्रश्न यही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष है तो मुसलमानों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं था, और क्यों मुसलमानों से 1300 साल तक दोस्ती यारियां बढ़िया मजे से चली, क्या कारण है? और मुसलमानों ने आखिर ऐसा क्या किया, मुस्लिम शासकों ने आखिर ब्राह्मण राजपूतों का जो नेक्सस था, शोषणकारी नेक्सस, पैरासाइट नेक्सस, इसे ऐसा क्या दिया जिसकी वजह से इन्होंने कभी मुस्लिमों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल, विद्रोह करने की हिम्मतें नहीं उठाई? और आज ये हम इतिहास में बता रहे हैं बहुजनों को कि भाई मुस्लिम बुरे हैं। अगर मुस्लिम बुरे थे तो आपने मुसलमानों के विरुद्ध कोई संघर्ष या स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल क्यों नहीं किए? ठीक, ये फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों? और अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेज बुरे थे तो भारत में बहुजनों की जो विकास है, जो दबे दलित जिन्हें कहा गया, उनकी जीवन में सुधार इस अंग्रेजी काल में ही क्यों हुआ? तो कई सारे गंभीर क्वेश्चन हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों में बाबा साहब के तरफ से मैं कोट कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन भी है कि 1857 का विद्रोह भारत में समाज सुधारों पर प्रतिबंध लगा देता है, जैसा कि बाबा साहब लिखते हैं, और इसके बाद अंग्रेज कोई गंभीर सुधार नहीं करते। ये विद्रोह वास्तव में बहुजनों के विरुद्ध चला गया, इस देश के दबे कुचले वर्गों के विरुद्ध चला गया। इससे पहले तक अंग्रेज धार्मिक और सामाजिक सुधार कर रहे थे। ठीक, तो दर्शकों बने रहिएगा, ये कोई साधारण विश्लेषण नहीं होने वाला। मैं पहले भी कह देता हूं, मैं 2 कौड़ी के औसत दर्जे के विश्लेषण नहीं रखता हूं, और मैं चाहे इतिहास की बात करूं, चाहे मैं संविधान की बात करूं, यहां सब कुछ देश के बहुजनों के दृष्टिकोणों से पढ़ा और समझा जाता है।
ठीक, इसलिए आपको यहाँ पे एक अलग साइट मिलेगी या एक अलग दृष्टिकोण मिलेगा, वो चीजें मिलेंगी जो हमारे महापुरुषों ने किताबें में उठाई और अब तक कभी इतिहास पढ़ाते समय ना तो दिल्ली के उन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने प्रश्न उठाए और ना ही आपके जहन में ये प्रश्न आने दिए कि दुश्मन मुस्लिम थे तो मुसलमानों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं हुआ, और अगर अंग्रेज दुश्मन थे और इनके विरुद्ध आप स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और बहुजनों की क्या दुश्मनी है अंग्रेजों से, ये भी क्वेश्चन है। दीज वर द क्वेश्चंस नीडेड टू बी आंसर। ठीक, तो यहां कुछ गंभीर प्रश्नों की तलाश में हम उत्तरों तक जाने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा आज का हमारा 1857 रिवोल्ट का जो सीरीज क्या बोलते हैं स्ट्रीम है, मैं ऐसे 2 पॉइंट में करने वाला हूं। आज की जो स्ट्रीम रहेगी इसका पूरा कोर एनालिसिस करूंगा, क्या घटना घटी, कैसे घटी, क्यों हुआ और किन मुद्दों पर बात हुई। और इसका दूसरा जो स्ट्रीम का दूसरा पार्ट रहेगा वो अगले वीक में आएगा, ट्यूसडे को आएगा, और ट्यूसडे को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब के द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह में कई बहुजन नेताओं ने, नायकों ने अपना बलिदान दिया, तो फिर ये नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये कैसे महान नायक हैं। ठीक है, तो हम कई गंभीर क्वेश्चनों पे बात करेंगे, पर वो बात तब होगी जब पहले इस रिवोल्ट को, 1857 के विद्रोह को आप समझें कि कैसे इस विद्रोह से भारत में अंग्रेजों ने समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स बंद कर दिए, ये बाबा साहब कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत की धार्मिक समस्याओं में पैर डालना बंद कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि जो सुधार इसके पहले तक हो गए थे वहीं तक हो गए, और इसके बाद और सुधार जो होने थे वो हुए नहीं, और बाबा साहब को स्वयं संघर्ष कर कर उन सुधारों को आगे बढ़ाना पड़ा। ये आप थोड़ा नोट करिए, इस चीज को नोट करिए। इस विद्रोह के पहले तक अंग्रेज भारत के धार्मिक सुधारों को आयोजित कर रहे थे, और इसके बाद भारत के महापुरुष विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर को समाज में सुधार के लिए संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो एक तरफ सवर्णवादी नेता गांधी, नेहरू, तमाम सारे लोग, पटेल, तिलक, ये अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बाबा साहब इस देश के बहुजनों को हक अधिकार दिलाने के लिए इन दोनों से संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों से भी और इस देश के सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी लोगों से भी। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए, यहां कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, और वो इतिहास की वो चीजें जो प्रश्नों में कभी उठनी चाहिए थी, जो कि नहीं उठाई गई, अब हम उन्हें उठाते हैं और हमारे लोगों के सामने से रखते हैं, ताकि ये सारे प्रश्नों को आप जगह जगह जाकर उठाएं, और जब भी कोई इस 1857 विद्रोह को पढ़ाए तो हमारे बहुजन लोग अपने योगदान पर बात करें, हमारे बहुजन लोग इस मुद्दे पर बात करें जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, कि भाई मुसलमानों से कोई संघर्ष आपने क्यों नहीं किया, उनसे कैसी ऐसी दोस्ती यारी थी और क्यों थी, आखिर ब्राह्मणवादियों का और मुसलमानों का गठजोड़ था क्या। इसका जवाब बाबा साहब से मिलेगा हमें, ठीक, उनके साहित्य से मिलेगा। ठीक है, तो दर्शकों बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं विश्लेषण और चर्चाओं के लेकर आऊंगा, और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको यहां से मिलेंगे। संभवतः इतिहास आपने पढ़ा होगा, इतिहास आप जानते भी होंगे, पर इतिहास की गहन समझ और विश्लेषण, उससे हम आपको यहां परिचित करवाने वाले हैं। साहित्य, तथ्यपरक इतिहास, फैक्चुअल हिस्ट्री, वो सभी गाइड बुक में दी गई है। उसके नीचे भी एक हिस्ट्री है, सबल्टन हिस्ट्री। हम उस सबल्टन हिस्ट्री को यहाँ चर्चाओं में लेकर आएंगे और उन चीजों पर बात करेंगे जिन पर इतिहास, जो हमारा तथाकथित क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, वो मौन बनी रहती है और प्रश्नों के जवाब वो नहीं देती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। और आज का जो पहला प्रेजेंटेशन है हमारा क्या बोलते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो पहला प्रेजेंटेशन है। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित कई प्रश्नों को तलाशता हुआ है। ठीक, चलिए तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं और बने रहिएगा इस महत्वपूर्ण विश्लेषण पर समझने के लिए। मैं कोई तथ्यपरक जानकारी आपको नहीं देने वाला हूं। 1857 रिवोल्ट पर जितने भी फैक्ट थे वो गाइडों, किताबों में लिखे हुए हैं, वो सब नहीं बताने वाला। मैं केवल कोर एनालिसिस करूंगा, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्लेषण रखूंगा
बाकी तथ्यपरक जानकारियां सारे यूट्यूब चैनल, मीडिया, टीवी, गाइड, किताबों में ऑलरेडी दी गई, वो सब नहीं बात कर रहा। ठीक, अपन एनालिसिस की तरफ चलते हैं, कोर विश्लेषण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना क्यों, कैसे, किस लिए घटी और इसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और ये कुछ ही सेकंड में आपके सामने ये लोड हो जाएगी और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे और इतिहास के कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इन्हें कभी पैदा नहीं होने दिया गया, होने चाहिए थे, जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने उठाए हैं। और ये बड़ा आश्चर्य रहा कि मुख्य धारा के इतिहासकारों ने ना तो ये प्रश्न उठाए और ना ही इन्हें कभी चर्चाओं में लेकर आए। ठीक, चलिए तो इससे समझते हैं क्या स्थिति है। तो आज का जो पहला प्रेजेंटेशन है हमारा, पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 में हम आगे भी बात करेंगे। इसमें हम 1857 रिवोल्ट 1857 के इस विद्रोह को देखते हैं, कई आधारों पर देखेंगे दर्शकों, कई आधारों पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर ये विद्रोह है क्या, एक किस आधार। तो हम सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड में जाएंगे, परिवेश में जाएंगे और देखेंगे क्या घटनाक्रम घटे हुए थे 1857 में, आखिर ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ, क्या घटनाक्रम घटे, चर्बी वाले कारतूस की कहानी जो आपने सुनी होगी वो कितनी सही है, कितनी झूठ है, इसे भी हम देखते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं और उसके उद्देश्य क्या थे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे व्हाट वर द मेन एम्स। ठीक, इसे समझने और जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए हमारे सामने कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो भी इस रिवॉल्ट से संबंधित रहेंगे। इसमें किस किस ने भाग लिया, ये गंभीर इतिहास का प्रश्न है, उसे देखेंगे। तो समाज के कौन कौन से वर्ग इस विद्रोह में साथ दे रहे थे और कौन कौन से वर्ग थे जो इस विद्रोह में लुटे पिटे, और जो करीब 8 लाख से ज्यादा लोग इस विद्रोह में मारे गए, उसमें समाज के कौन से वर्ग हताहत हुए, इसे देखते हैं। ठीक, फिर हम समझेंगे कि इतिहासकारों का ये जो माया जाल है, ये जो जंजाल है, कोई कहता है ये विद्रोह है, कोई कहता है कि भाई ये आजादी का पहला स्वतंत्रता संघर्ष है, कुछ लोगों ने इसे आंदोलन कहा, कुछ लोगों ने इसे कूप तख्ता पलट कहा। तो प्रश्न ये है, क्या ये सच में स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संघर्ष है? क्या ये क्रांति है? कुछ लोग क्रांति भी कहते हैं, रेवोल्यूशन, आपने फिल्म भी देखी होगी। ठीक, क्या ये क्रांति है? क्या ये आंदोलन था? क्या ये क्रांति थी? क्या ये स्वतंत्रता संघर्ष था? क्या ये सैन्य तख्ता पलट था, म्यूटनी थी, या मात्र एक विद्रोह था जिसका अति विस्तार हो गया, जैसा कि बाबा साहब लिखते हैं। ठीक है, तो एक साधारण विद्रोह था जिसका अति विस्तार हो गया, क्या उस स्थिति में था? और पूरे देश में क्या ये फैला भी था या केवल उत्तर भारत में केंद्रित रहा और ज्यादातर भारत के हिस्से इससे दूर रहे? अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनमें से किन क्षेत्रों तक इसका ज्यादा प्रसार था और कौन से क्षेत्र थे जो उससे अछूते रहे? तो ये गंभीर प्रश्न है कि इस विद्रोह को कई नाम देते हैं, पर उनमें से कोई सी भी नाम जो है क्या किसी कैटेगरी में फॉल भी करते हैं या नहीं करते, इसे देखें। ठीक, फिर एक और प्रश्न है जो विद्रोह के कारणों पर जाता है। आपने तथ्यपरक इतिहास में इस बात को जब बार बार पढ़ा होगा कि आखिर इस विद्रोह के कारण क्या है। ठीक, तो हम देखेंगे मूल कारण क्या है। हमें सैन्य कारणों के बारे में बताया जाता है, हमें क्या बोलते हैं, इस विद्रोह के सामाजिक धार्मिक कारणों के बारे में बताया जाता है, आर्थिक कारणों के बारे में बताया जाता है। कई तरह से इतिहास हमें इस बताता है कि इस विद्रोह के कई कारण हैं, पर एग्जैक्टली इस विद्रोह के कारण क्या थे इसे समझते हैं। ठीक है, फिर कोर्स ऑफ द इवेंट, आखिर इस विद्रोह में क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम घटे।
थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, और फिर इस विद्रोह में कौन कौन सी पार्टी शामिल थी, सैनिक थे, गए बीते शासक थे, चूके हुए शासक, वो सब शामिल थे, और भी कोई तत्व शामिल थे, किसान शामिल थे या नहीं थे। ये काफी गंभीर क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर क्या हुआ। अगर ये 1857 का विद्रोह था, एक क्रांति थी जिसमें भारत ने अंग्रेजों से अंतिम बार लोहा लेने का प्रयास किया था, तो फिर भारतीय लोग हार क्यों गए और अंग्रेज जीत क्यों गए? भाई, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। आखिर क्या था? ठीक, हमें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज, जो कि उस समय सर्वाधिक आधुनिक और सबसे सक्षम क्या बोलते हैं, विचारधारा के रूप में लड़ रहे थे, और भारत के जो गए बीते शासक थे, चूके हुए शासक थे, ये पिछड़ी मानसिकता से लड़ रहे थे। तो इनके हारने और जीतने का कारण क्या था? अंग्रेज क्यों जीत गए? जब अंग्रेज इतनी कमजोर स्थितियों में आ गए थे, फिर अंग्रेज आकर जीते क्यों? और ये गए बीते शासक, जिन्हें आज महान बनाकर दिखाया जाता है, ये हार क्यों गए? ये भी गंभीर क्वेश्चन है। और इससे बढ़कर एक गंभीर क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस? आखिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो ब्रिटिश राज्य था, उसमें कौन से गंभीर परिवर्तन आए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही बहुजनों से होने वाली व्यवस्था में परिवर्तन छुपे हुए हैं, जिस पर बाबा साहब गंभीरता से बात करते हैं। ठीक है, इसे समझिएगा। काफी सारे चेंजेस आए, ठीक, कई सारे प्रश्न यहां पर आते हैं। तो आज जो 1857 रिवॉल्ट है, इस पर हम मोटी मोटी चर्चाओं करेंगे और मोटे मोटे मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे, विश्लेषण रखूंगा, एनालिसिस रखूंगा। फैक्चुअल बातें मैं नहीं करने वाला, किसने क्या किया ये सब नहीं, मुद्दा ओवरऑल घटना क्या करी। हम बड़े कैनवास पे जाकर इस घटना का विश्लेषण यहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद वाली जो स्ट्रीम रहेगी, उसमें हम डॉक्टर अंबेडकर की जो राइटिंग स्पीचेस हैं, डॉक्टर अंबेडकर की जो बुक्स हैं, उसमें इस रिवॉल्ट के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, एक गंभीर प्रश्न जिसका जवाब हमें चाहिए कि 1300 साल तक मुस्लिम शासन करते रहे, मुस्लिम आक्रांता थे, दे वर द इन्वेडर्स। तो आखिर राजपूत और ब्राह्मणों के साथ उनका दोस्ती याराना कैसे चलता रहा, और इन्होंने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह क्यों नहीं किया, मुसलमानों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं चला? और फिर अंग्रेजों से आखिर इन्हें ऐसी क्या समस्या हो गई कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये बगावत करते हैं, क्रांति करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, तिलक, लाजपत राय, तमाम सारे सवर्णवादी नेता खड़े हो जाते हैं और ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, क्रांति कर देते हैं। भाई, मुसलमानों से ऐसी क्या समस्या, दोस्ती आ रही थी? ये गंभीर क्वेश्चन है दर्शकों, ये इतिहास का ही गंभीर क्वेश्चन है कि आखिर ब्राह्मणवादियों में और मुसलमानों में कौन से मौन समझौते थे जिन पर बाबा साहब ने बात की है, जिसकी वजह से कभी इन्होंने मुसलमानों से ना तो असहमति दर्शाई, ना कोई विद्रोह किए। और अंग्रेजों से आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और अंग्रेजों को हटाकर ही इन्होंने दम लिया। ये तब तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चलाते रहे जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले गए। ठीक, तो यहां पर दर्शकों कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आपको प्रश्नों में मिलेंगे। आज की स्ट्रीम में रिवोल्ट के नेचर को देखेंगे, इस विद्रोह की प्रकृति को देखेंगे, और इसके बाद वाली जो स्ट्रीम रहेगी वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर रहेगी, उनके प्रश्नों पर रहेगी, उनके जवाबों पर रहेगी। और इसके बाद वाली स्ट्रीम में हम बहुजन महानायकों पर भी चर्चा करेंगे जिन्होंने इस विद्रोह में अपनी जानें दी, लेकिन इतिहास ने उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। वो भी बढ़ चढ़कर भाग लिए, उन्होंने भी योगदान दिया, पर इतिहास हमेशा रानी लक्ष्मीबाई की बातें करता है, तात्या टोपे की बातें करता है। इतिहास बात करता है नाना साहिब की, जिसने अंग्रेजों की बच्चों और महिलाओं की हत्याएं करवाई, उन्हें महानायक बनाने की बातें करता है। लेकिन इतिहास उन बहुजन महापुरुषों की, महानायकों की, योद्धाओं की बात नहीं करता जिन्होंने इस विद्रोह में साथ दिया था। कि कई बहुजन मुद्दा, तो इतिहास का ये दोहरा चरित्र जो है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा, दोनों स्ट्रीमें बैक टू बैक रहेंगी और बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ रहेंगी।
और इससे आपको हिस्ट्री की एक नए आयाम, नए डायमेंशंस वो आपको देखने को मिलेंगे, समझ में भी आएंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ। तो चलिए हम अपने 1857 के विद्रोह के, रिवोल्ट के प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पे घट क्या रहा था। चलिए ओके, चलिए थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, क्या स्थितियां हैं और उस समय क्या घटनाक्रम घटा। ठीक है, तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे उत्तर भारत में एक व्यापक उपद्रव हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति के दौरान ये उनका सबसे कमजोर दौर रहा। भारतीय इतिहास में विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। ठीक, तो 1857 में देखिए हुआ क्या कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा व्यापक उपद्रव हो गया, अपीवल हो गया, रिवोल्ट हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक, अंग्रेज इस समय सबसे कमजोर स्थितियों में थे। यह भी सच है दर्शकों कि अंग्रेज इस समय इतनी कमजोर स्थितियों में थे कि अगर ये सारे चूके हुए शासक, गए बीते सैनिक, ये सब मिलजुल कर अगर सच में लड़ लेते तो भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकते, ये सच्चाई। ठीक, पर इतिहास ये भी बताता है कि हमेशा इतिहास में आधुनिकता जीतती है और मध्यकालीनता, मेडिवल मेंटेलिटी, उसे हारना ही पड़ता है। मॉडर्निटी अपनी जगह बनाती जाती है आपके जीवन में, इट इज क्रिएटिंग द वे। और पिछड़ापन, मध्यकालीन मानसिकता, वो पीछे हटती चली जाती है, ये रुकती नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, आधुनिकता लगातार हमारे बीच में जगह बनाती हुई जा रही है। ठीक, उसे कोई नहीं रोक सकता। कितना भी पिछड़ापन, कितनी भी मध्यकालीन मानसिकता, प्राचीन मानसिकता, धर्मांध मानसिकता, वो कितने भी कोशिश करे उठ खड़े होने की, एंड में आप देखिएगा लास्टली मॉडर्निटी ही जीतती है। ठीक है, तो अंग्रेजों का बड़ा कमजोर दौर था ये समय। 1857 में अंग्रेज बड़ी कमजोर स्थितियों में थे, उत्तर भारत में विशेषकर, और ये वो समय था जब अंग्रेजी राज उखड़ के फिक सकता था, लेकिन अंत में जीते अंग्रेज। और ये मध्यकालीन मानसिकता के प्रतीक, गए बीते पिछड़े शासक और ये सैनिक, ये हार गए और अंत में अंग्रेज जीत गए। ठीक, तो ये घटा था 1857 में मोटा मोटा, और इसी भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष और क्रांति के रूप में भी सावरकर जैसे इतिहासकारों ने प्रचार किया, और आज ये आम बोलचाल की भाषा में इसी तरह से जाना जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या घटता है। ठीक है, देखिए तो घटनाक्रम क्या घटा था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 1857 में अचानक ही मेरठ छावनी की ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपनी अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी और उनके हथियार, गोला बारूद ले लिया और दिल्ली की तरफ कूच किया। और देखिए दिल्ली में कब्जा कर लिया और दिल्ली में मौजूद ब्रिटिश पेंशनधारी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया और उसके नाम पर दिल्ली पर राज करने लगे। ठीक, तो पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि घटना हमें कैसे घटती दिखती है। कि सबसे पहले देखिए कि बंगाल से पहले हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों की जो मेरठ छावनी रहती, क्या बोलते हैं, बंगाल की जो क्या बोलते हैं, बैरकपुर छावनी रहती है, वहां पर 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक रहता है, मंगल पांडे। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी विद्रोह हो चुके थे। मंगल पांडे अपने जो बड़े अधिकारी रहते हैं उन्हें गोली मार देता है। कारण क्या थे वो इस पे मैं अभी चर्चा करता हूं। और उस असंतोष से बाद में मंगल पांडे को पकड़ के हालांकि फांसी भी दे दी जाती है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का असंतोष बढ़ता चला जाता है और फिर इनकी मेरठ छावनी जो रहती है 1857 में, उसमें जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे, ठीक, ये विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार देते हैं और गोली मारने के बाद हथियार, गोला बारूद लूट लेते हैं और फिर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। और दिल्ली में जाकर जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अपना शासक घोषित कर देते हैं और उनके नाम पर दिल्ली पर राज करने लगते हैं। मोटी मोटी ये घटना है, उसके कई कारण हैं, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये विद्रोह तुरंत ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया और इसमें कई भारतीय शासक और जमींदार शामिल हो गए। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेज बड़ी संख्या में मारे गए और दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर के क्षेत्रों में उनके क्षेत्र उनके हाथों से निकल गए। ठीक, 1858 तक अंग्रेज इस विद्रोह के सदमे से उभर गए और उन्होंने दिल्ली सहित बाकी के अन्य क्षेत्रों को जीत लिया। सभी प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ लिया गया और मार दिया गया
गया। साथ ही विद्रोही सैनिकों को भी बड़ी क्रूरता से मारा गया। विद्रोह का यह प्रकरण भारतीय इतिहास में एक प्रमुख परिवर्तन बिंदु बन गया। तो मोटी मोटी घटना क्या घटी दर्शकों? मोटी घटना, बैकग्राउंड इसका बड़ा साधारण सा है कि अंग्रेजों की जो बैरकपुर छावनी रहती है बंगाल में, उसमें विद्रोह हो जाता है। मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे फांसी दे दी जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि इस तरह का विद्रोह इनकी मेरठ छावनी में भी फैल जाता है और मेरठ छावनी में जो विद्रोही सैनिक रहते हैं, जिन्हें तिलंगे भी कहा गया, वो विद्रोह कर देते हैं और ये अपने सैनिकों को, अंग्रेज अधिकारियों को मारकर वहां से भागते हैं। भागते कहाँ हैं? दिल्ली की तरफ भागते हैं और दिल्ली में जाकर कब्जा करके बैठ जाते हैं और अंतिम मुगल बादशाह जो थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अपना बादशाह घोषित कर लेते हैं और दिल्ली पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ये भारतीय इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे प्रमुख परिवर्तन बिंदु है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके बाद औपचारिक रूप से हम ये देखते हैं कि भारत में मध्यकाल का अंत होता है। मध्यकाल के जितने भी प्रतीक रहते हैं, मेडिवल एजेस के जो भी साइन और सिंबल्स रहते हैं, वो सब पीछे चले जाते हैं और भारत में प्रॉपर ब्रिटिश रूल आता है और रियल टाइम में मॉडर्न इंडिया भारत में शुरू होता है। आधुनिक भारत वास्तव में इस विद्रोह के बाद से शुरू होता है। तो ये सब क्या मामले, चलिए इन्हें हम देखते हैं। आगे देखिए, तो ये तो मोटा मोटा विद्रोह था। अब इस विद्रोह के बाद देखिए, इतिहासकारों ने इस विद्रोह को संज्ञाएं देना शुरू कर दी। कई इतिहासकार थे, उन्होंने इस विद्रोह को कई नामों से पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, कई इतिहासकारों ने इस विद्रोह को क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, आंदोलन आदि की संज्ञा दी, जो कि एक गलत मान्यता है। अब ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह तो हो गया। इस विद्रोह के बहुत बाद में हम देखते हैं कि सावरकर जैसे लोग आए और इन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा। कुछ हिंदुत्ववादी लेखकों ने इसे 1857 की क्रांति कहा, कुछ ने इसे आंदोलन कहा और कुछ ने इसे सैन्य तख्ता पलट कहा, कई आधारों पे कहा। अब मूल प्रश्न ये है, क्या ये विद्रोह सच में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के दायरे में आता है? क्या ये क्रांति कह सकते हैं हम इसे? हम स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं या आंदोलन कह सकते हैं? क्योंकि जब आप शब्दों के साथ किसी चीज को व्यक्त करते हैं तो उसकी उचित मायने भी निकलने चाहिए। ठीक, ऐसा तो नहीं है केवल एक साधारण विद्रोह है और इसे जब बड़ा चढ़ाकर क्रांति और स्वतंत्रता संघर्ष कहा जा रहा है ताकि कुछ खास वर्ग के लोगों को गुमराह किया जा सके। तो चलिए देखते हैं इतिहास में इसे जो बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी गई हैं, क्या ये उन परिभाषाओं पे पूरे उतरता भी है या नहीं, या केवल अज्ञानता से वशीभूत होकर कुछ हिंदुत्ववादी लेखकों ने, दक्षिणपंथी लेखकों ने बड़ी बड़ी उपमाएं और संज्ञाएं इस विद्रोह को दे दी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्रांति के रूप में मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, कि किसी भी तरह से क्रांति नहीं थी, क्योंकि क्रांति में पिछली प्रणाली को हटाकर नई प्रणाली को स्थापित करने का स्वप्न होता है। ठीक है, जिसका इस विद्रोह में पूरी तरह से अभाव था। दर्शकों देखिए, सबसे पहले हम इतिहास में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को क्रांति कहा जाता है, रेवोल्यूशन। पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब आप किसी घटना को क्रांति कहते हैं तो क्रांति की एक निश्चित परिभाषा है, क्रांति की एक निश्चित औपचारिक परिभाषा है। क्या ये विद्रोह उस पर खरा उतरता है? ठीक, ये भी क्वेश्चन है। क्रांति आप उस घटना को कहते हैं, रेवोल्यूशन उस इवेंट को कहते हैं जिसमें पुरानी कोई प्रणाली, सिस्टम, उसे हटाकर आपके पास कुछ नए सिस्टम लगाने का विकल्प हो। समझते हैं? जब तक आपके पास कुछ नया सिस्टम नहीं है, नई विचारधारा नहीं है, पुराना हटाकर नया क्या करोगे, तब तक आप किसी भी घटनाक्रम को क्रांति नहीं कह सकते। आप अभी एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। वी आर गोइंग थ्रू IT रेवोल्यूशन। ठीक, अब जब हम ये कहते हैं तो हम पुरानी प्रणाली, जो कि पुराना सिस्टम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, पुराना सिस्टम जो कि टाइपराइटरों पे चलता था, पुराना सिस्टम जो कि मैकेनिकल डिवाइसेस पे चलता था, जिसे यांत्रिकी मशीनें कहते हैं, उन पे चलता था। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इससे संबंधित नई प्रणाली पर स्विच कर रहे हैं। हम इसे तब क्रांति कहते हैं। भारत में एक जमाने में
पर्याप्त खाने पीने को नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, हम पुरानी पद्धति से खेती करते थे। फिर 1965 के बाद हमने नई पद्धति से खेती की, नया प्रणाली लाई, नया सिस्टम लेकर आए। उसे कहा गया भारत में, क्या कहते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने पुरानी परंपरागत पिछड़ी क्या बोलते हैं, कृषि पद्धति को त्याग दिया और एक नई पद्धति अपना ली। ठीक, तो इसे समझिए कि क्रांति तब कहा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति, पुरानी राजशाही हटाकर नया लोकतंत्र लेकर आए, तब उसे फ्रांस की क्रांति कहेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका में जो अंग्रेजों का उपनिवेश था उसे हटाकर उन्होंने डेमोक्रेसी लेकर आए, तब अमेरिकन रेवोल्यूशन कहलाएगा। क्रांति आप तभी कह सकते हो जब पुरानी पद्धति को हटाकर नई पद्धति, नया सिस्टम कहीं पर लेकर आ रहे हो। इसलिए ये जो विद्रोह था, दिस रिवोल्ट वाज नेवर ए रेवोल्यूशन, ये क्रांति नहीं था। इसमें ना तो पुरानी नई जो पद्धति है, अंग्रेजों का जो सेटअप है, उसे हटाकर कोई नया सेटअप लाने का कोई विचार नहीं था। ये केवल एक अफीवल था, ऊधम था, उपद्रव था, और इन सैनिकों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या करना है। कोई प्लानिंग थी, पॉलिसी थी, कुछ करना था, क्या करना चाह रहे थे, मतलब व्हाट वाज द प्लान। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्रांति है तो व्हाट इज द प्लान, कि अंग्रेजों के मॉडर्न सिस्टम को हटाकर पुराने नवाबशाही मुगल बादशाह को बिठा देना। ठीक, तो पुरानी रेट्रोग्रेटिव पद्धतियों को बिठाना क्रांति नहीं होता, क्रांति प्रगतिशील होती है। क्रांति हमेशा अपने आप में मॉडर्न होती है, प्रगतिशील होती है, डेवलपिंग होती है। पीछे जाना क्रांति नहीं होता, आगे बढ़ना क्रांति होता है। ठीक, तो इसे क्रांति जैसे शब्दों से पुकारना वास्तव में अज्ञानता, मूर्खता का परिचय है। इसमें क्रांति जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक, और ये अपने आप में एक बचकाना सा विचार यहाँ पे प्रतीत होता है। ठीक, क्रांति मतलब कुछ नई चीजों को स्थापित करना, आपके पास पहले से ये तयशुदा स्थिति हो कि आप ये जो मॉडल हटाओगे इसके अतिरिक्त में क्या लेकर आओगे, पहले से प्लान होना चाहिए। ठीक, अब ये जो सैनिक थे, इनके पास किसी किस्म की ना तो पॉलिसी थी, ना प्लान था, कुछ भी नहीं था। इसलिए इसे क्रांति कहना नितांत मूर्खता रहने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इन सैनिकों के पास कोई विचार नहीं था? आगे देखिए क्या होता है कि इस क्रांति में। ठीक है, क्रांति पिछली प्रणाली को हटाकर नई प्रणाली को स्थापित करने का स्वप्न होता है, जिसका इस विद्रोह में पूर्णता अभाव था। सैनिक हमेशा अंग्रेज अधिकारियों को मार कर दिशाहीन हो जाते थे और आम भारतीयों को भी लूटने लगते थे। इनके पास नई सरकार, नया प्रशासन का कोई विचार नहीं था, अतः से क्रांति कहना गलत रहेगा। ठीक, तो ये सैनिक कर क्या रहे थे? इन्होंने उधम कर दिया, मेरठ में भागकर दिल्ली में जाकर छुप गए। पुराने पिछड़ी मध्यकालीन मानसिकता के बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह को अपना शासक बना दिया। ये क्रांति थोड़ी होती है। ठीक, ये क्रांति नहीं है, दिस इज नॉट द रेवोल्यूशन। ठीक, ये तो पीछे जाना हो गया, आगे बढ़ना थोड़ी हो गया। ये परिवर्तन नहीं हो गया, ये नकारात्मक परिवर्तन हो गया। ठीक, पुरानी व्यवस्था फिर से लाना क्रांति नहीं होती, नई व्यवस्थाओं को स्थापित करना वो क्रांति होती है। ठीक, तो 1857 के विद्रोह में क्रांति के कोई तत्व नहीं थे, किसी तरह का क्रांतिकारी विचार नहीं था। इनफैक्ट इनके पास तो कोई विचार ही नहीं था कि इन्हें क्या करना है। बस ये रातों रात इन्होंने उधम किया, भागे, और भागकर ये दिल्ली में जाकर छुप गए, और कोई इनके पास विकल्प भी नहीं था। और वहां जाकर इन्होंने क्या किया, अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उन्हें एक प्रकार का बंदी बना लिया। उन्होंने जबरदस्ती अपना शासक घोषित कर दिया। वो शासक बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों से दुश्मनी के परिणामों को जानते थे। ठीक, तो 1857 का विद्रोह क्रांति के पैमानों पर खरा नहीं उतरता। ये किसी भी तरह से क्रांति नहीं है, ये एक साधारण विद्रोह ही प्रतीत होता है। इसमें क्रांति के कोई तत्व हमें दिखाई नहीं देते। आगे देखिए, अगला देखिए, ये कोई स्वतंत्रता संघर्ष भी नहीं था, क्योंकि भारत तब तक राष्ट्र नहीं बना था और देश जैसा कोई भावना नहीं थी। इसमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता जैसा कोई प्रमुख विचार ही नहीं था। इन विद्रोही सैनिकों को यह भी स्पष्ट नहीं था कि आगे क्या करना है। ऐसे ही दर्शकों, एक और बात है जो इसके संदर्भ में आपको बहुत कहते मिलेंगे ये लोग, 1857 के विद्रोह को उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। अब सबसे बड़ी परेशानी है कि 1857 तक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इट वॉज इन बिल्डिंग। अंग्रेज बना रहे थे, भारत जैसा कोई राष्ट्र होगा और कोई राष्ट्रीयता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1150 देसी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, अंग्रेज इन्हें हरा रहे थे, जीत रहे थे, और एक ब्रिटिश इंडिया बना रहे थे। ये जो
कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है, ये भारत में जो राष्ट्र का सिद्धांत है, भारत राष्ट्र का सिद्धांत, ये अंग्रेजी राज्य के बनने के बाद बनता है, ये अंग्रेजी राज्य के पहले तक उपस्थित नहीं था। ठीक, इनफैक्ट भारत जैसा कोई विचार भी नहीं था, ना ही इन सैनिकों के इसलिए विद्रोह किया था कि इन्हें क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से विद्रोह करके वास्तव में भारत या क्या बोलते हैं, भारत या देश को आजाद करना है, ऐसा कोई विचार नहीं था। इनकी समस्या चर्बी वाले कारतूसों से शुरू होती है, धर्म इनकी प्रमुख समस्या दिखाई देती है, वो भी कितनी है उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक, तो ना तो कोई भारत था, ना कोई राष्ट्र था, ना ही इनके विद्रोह में राष्ट्र का विचार था, ना ही ये इस विचार से परिपूर्ण थे कि भारत राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये अंग्रेजों की सेनाओं में नौकरी ही क्यों करते। ठीक, ये बड़ी स्पष्ट की बात है, अंग्रेजों की नौकरी करके फिर राष्ट्रीयता की बातें करना, ये दोगलापन है। ठीक, ये वही दोगलापन है जो आगे सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी में दिखता है कि अंग्रेजों की यहां नौकरी करते हैं, फिर अंग्रेज इन्हें जापानियों के रहमो करम पर छोड़कर आ जाते हैं तो जापानी पकड़ लेते हैं, फिर जापानियों की नौकरी करने लगते हैं या जापानियों के अधीन इंडियन नेशनल आर्मी बना लेते हैं। ठीक, तो और आप इतने ही राष्ट्रवादी हैं तो आप अंग्रेजों की नौकरी क्यों करेंगे, और अंग्रेजों की नौकरी करने के बाद फिर आपको याद आएगा कि अरे देयर इज इंडिया कॉल्ड नेशन, और आपको राष्ट्रीयता के लिए अंग्रेजों को मार देना चाहिए। ठीक, तो सबसे बड़ी परेशानी है कि जब ये विद्रोह हो रहा है तब तक ना तो भारत का कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इट वाज इन बिल्डिंग, राष्ट्र जैसी, नेशनलिटी जैसी कोई है नहीं, क्षेत्रीयताएं होती थी, उन छोटी क्षेत्रीयताओं को ही लोग राष्ट्रीयता मान लेते थे, और राष्ट्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस समय डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा विद्रोही सैनिकों ने इसलिए विद्रोह नहीं किया था कि अपने भारत देश को ये बचाना चाहते, इनकी समस्याएं बड़ी छोटी छोटी थी, इन्होंने उन समस्याओं के लिए विद्रोह किया था, ना कि कोई राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए। इसलिए इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहना, ये अपने आप में एक बड़ा कमजोर सा विचार रहने वाला, ये किसी भी तरह से स्वतंत्रता संघर्ष के दायरों में नहीं उतरता। और दूसरा, इन विद्रोही सैनिकों के बीच इस तरह का कोई विचार ही नहीं था कि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों से बाहर चाहिए, लड़ाई चाहिए, या अंग्रेजों को दूर भगाना है। उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर थे, अगर अंग्रेज इनकी बात मान लेते तो ये अंग्रेजों की फिर नौकरी कर सकते थे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, तो इसे समझिए कि ये किसी भी तरह से भारत के पहले स्वतंत्रता संघर्ष की परिभाषा के दायरे में नहीं आता, इसमें स्वतंत्रता का कोई विचार ही नहीं है, और स्वतंत्रता संघर्ष इसे किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, ये एक आंदोलन भी नहीं था, ये एक आंदोलन भी नहीं था क्योंकि इसमें ना तो कोई संगठन था और ना ही कोई विचार, यहां तक कि संगठित आधार पर इसमें कोई विरोध भी नहीं किया गया था। अधिकांश भारतीय तो इस विद्रोह से दूर ही रहे थे, कई जगह तो सैनिक अनियंत्रित हो गए थे और अपने ही लोगों को लूटने मारने लगे थे। इन्होंने व्यापारियों को लूट लिया, जिससे आम लोग इन विद्रोहियों से दूर हो गए। ठीक है, इसे समझिए। तो ये कहना कि ये भारत का पहला आंदोलन था, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था, ये भी अपने आप में बड़ा एक कमजोर सा विचार है। ना तो ये आंदोलन था, ना ही इसमें कोई आंदोलनकारी विचार दिखाई देता है। ठीक, आंदोलन में संगठन होता है, विचारधारा होती है, लोग जुड़ते हैं और तब संगठित विरोध होता है, मूवमेंट। आंदोलन की एक परिभाषा है, मूवमेंट मतलब इकट्ठे होकर, संगठित होकर किसी विचार के लिए विरोध करना, वो आंदोलन होता है। ये तो एक सडन स्पर्ट था, एकदम से विद्रोह कर दिया, गोली मार दी और भाग के दिल्ली में छुप गए, क्यों छुप गए नहीं पता, और दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना माई बाप बना लिया, शासक बना लिया। ये कोई आंदोलन नहीं होता, आंदोलन ऐसे नहीं किए जाते। आंदोलन में जन समर्थन होता है, भीड़ होती है, लोग होते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं। विद्रोही सैनिक हैं, ये अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। मजेदार बात है कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली के व्यापारियों को लूटा, वहां की जनता को लूटा, ताकि इनके पास पैसे आए, कुछ काम धाम खर्चा चलाने, सब कुछ संसाधन आ जाए। ये तो खुद ही लूटपाट कर रहे थे। ठीक, तो ये आंदोलन के दायरे में नहीं आता, ना ही आंदोलन की परिभाषा में आता है। इसमें ना संगठन है, ना विचार है, और ना ही संगठित विरोध है। ये तो अलग अलग होकर विरोध कर रहे थे, अलग अलग होकर ये लड़ाइयां लड़ रहे थे। इसमें किसी तरह का कोई संगठन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो दर्शकों समझिए, ये कोई आंदोलन भी नहीं था। ये इसे ना तो हम क्रांति कह सकते हैं, ना भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं, और ना ही इसे हम आंदोलन के दायरे में ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
अधिकांश भारतीय तो इस विद्रोह से दूर रहे, कई जगह तो सैनिक अनियंत्रित हो गए और अपने ही लोगों को लूटने मारने लगे। इन्होंने व्यापारियों को लूट लिया, जिससे आम लोग इस विद्रोह से दूर हो गए। किसानों ने जमींदार और साहूकारों के रिकॉर्ड जला दिए और अपने घरों की ओर चले गए। इस प्रकार ये शुद्ध अवसरवादिता थी, ना कि कोई आंदोलन। ठीक, तो आप ये देखिए कि इसे जब आप दायरे में देखेंगे तो ये है क्या। अगर हम इसे सही शब्दों में कहें तो इट वॉज जस्ट अपॉर्चुनिज्म, ये अवसरवादिता थी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जब तक जिसके मन में जो आ रहा है वो करता जा रहा है। सैनिक भी मनमर्जी कर रहे हैं। गए बीते शासक जितने भी थे, रूलर्स जितने भी थे, नाना साहेब तात्या टोपे, वो भी विद्रोह कर लेते हैं। जमींदार अपनी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। जिसे जो समझ में आ रहा है वो लूटामारी कर रहा है। किसान जो कि साहूकारों से परेशान थे, जमींदारों से परेशान थे, उनके रिकॉर्ड जलाते हैं और बाहर हो जाते हैं, आंदोलन से बाहर हो जाते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं। तो इसे हम शुद्ध अवसरवादिता कहेंगे, अपॉर्चुनिज्म कहेंगे। ये आंदोलन नहीं था। आप इसे विद्रोह कह सकते हैं, अवसरवादिता कह सकते हैं, विद्रोह से उत्पन्न हुई अवसरवादिता कह सकते हैं, लेकिन इसमें आंदोलन के कोई तत्व, इसमें कोई स्वतंत्रता के कोई तत्व, इसमें क्रांति के कोई तत्व हमें दिखाई नहीं देते। आगे देखिए, यह निश्चित ही एक विद्रोह था, क्योंकि सैनिक भारत में अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे और विद्रोह के पूर्व भी ब्रिटिश भारतीय सेना में कई विद्रोह हो चुके थे। ठीक, तो यही बात है कि दर्शकों से देखिए, बाबा साहब भी इससे पहले के कई विद्रोह के बारे में बात करते हैं कि ये कोई अनोखा विद्रोह नहीं था 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह के पहले भी लगभग 9 बार ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह हो चुके थे। अंग्रेज इसे दबा चुके थे। इस बार ये बढ़ गया और अंग्रेज इसे सफलता से दबाने में काफी लंबा समय उन्हें लग गया। यही इस विद्रोह की सच्चाई है। इट वॉज जस्ट अ रिवॉल्ट। ये एक साधारण विद्रोह ही है। ठीक, और इसमें किसी किस्म के महानता के तत्व हमें दिखाई नहीं देते कि हम इसे महानता के दृष्टिकोणों से देखें और देश के लिए इससे कोई लाभ हुए उन दृष्टिकोणों से देखें। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो देखिए, इस विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में कई विद्रोह हो चुके थे, अतः इस विद्रोह का सीमित अर्थ था जिसका अति विस्तार हो गया था। ठीक है, तो यही इसकी सच्चाई है कि एक साधारण विद्रोह था और बस इसका विस्तार थोड़ा उत्तर भारत में ज्यादा हो गया। अंग्रेजों के दौरान इससे पहले भी विद्रोह हुए, लेकिन वो अंग्रेज सफलता से दबा पाए। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबा लिया, पर उससे पहले उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ा। ठीक, तो इसे समझिए, इस विद्रोह को हम क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष या आंदोलन नहीं कह सकते। इसमें ऐसे कोई तत्व दिखाई नहीं देते। एक साधारण विद्रोह है और इस विद्रोह से उत्पन्न हुई अवसरवादिता ने इस पूरे मामले को बड़ा बिगाड़ दिया और उत्तर भारत में एक बड़ा अफीवल विप्लव उत्पन्न कर दिया। यही इस विद्रोह की वास्तविक प्रकृति हमें, नेचर हमें दिखाई देता है। आगे देखिए, 1857 में यह विद्रोह और इसका आरंभिक बिंदु चर्बी वाले कारतूस को माना गया, जिसे सैनिकों ने गाय और सुअर की चर्बी के द्वारा भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने की साजिश माना। अंग्रेजों की भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने की अंग्रेजों की साजिश माना। चर्बी वाले कारतूसों की घटना बड़ी चालाकी से इस असंतोष को बनाने के लिए उपयोग की गई। ठीक है, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक तौर पर आहत हो गए। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए एक समस्या थी, तो सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए असंतोष का कारण बनी। तो विद्रोह कहां से शुरू हुआ देखिए, तो विद्रोह का आरंभ अभी देखते हैं। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? ट्रिगर पॉइंट तो चर्बी वाले कारतूस की कहानी थी, घटना थी। अब उसमें सच्चाई कितनी है ये हम आगे चलकर अभी बात करते हैं। ठीक, तो दर्शकों देखिए, इसका ट्रिगर पॉइंट ये था कि सैनिकों में पहले से असंतोष था। देयर वाज अ ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। अंग्रेजों की जो बंगाल और की जो इन्फेंट्रियां थी, उनमें घोर असंतोष पहले से चल रहा था कई मुद्दों को लेकर, और इसका तात्कालिक कारण या ट्रिगर पॉइंट बन जाता है ये चर्बी वाले कारतूस की घटना। ठीक है, और एक अफवाह उड़ जाती। अफवाह कैसे उड़ती है आपको भी पता है कि अंग्रेज एक नई इनफील्ड राइफल लेकर आते हैं और इस इनफील्ड राइफल में जो क्या बोलते हैं कारतूस थे, वो किसी ग्रीस या चर्बी में क्या बोलते हैं उसमें उनके अंदर की जो क्या बोलते हैं बारूद है उसे सुरक्षित रखने के लिए वो एक चर्बी में रहा करते थे, उनके स्मूथनेस बनाए रखने के लिए। उसे मुंह से फाड़कर अलग करना होता था।
इस तरह की थी। ये चर्बी भी भारत की एक बनर्जी कंपनी थी, वो ये चर्बी बनाती थी या ग्रीस बनाती थी, सरल भाषा में कहें कि ग्रीस बना रही थी। ठीक, अब वह अफवाह उड़ जाती है। अफवाह को आपने भी देखा, इसकी घटनाएं भी देखी कि भाई एक क्या बोलते हैं, नोशन स्प्रेड होती है कि ये जो नए कारतूस हैं, ये अभी तो देखिए मजेदार बात ये कि कारतूस जो हैं ये अभी पूरी जगह अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट भी नहीं किए थे, कुछ ही इन्फेंट्रियों में अंग्रेजों ने ये कारतूस इंप्लीमेंट किए थे। उससे पहले ही अफवाहें उड़ गई और उससे पहले ही उधम होना शुरू हो गया। सभी जगह अंग्रेज अभी चर्बी वाले कारतूस नहीं लाए थे, अंग्रेज अभी से ट्रायल बेस पर चला ही रहे थे। उससे पहले ही विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है। और ये कहानी आपने भी सुनी होगी कि मंगल पांडे रहता है और उसका एक सहायक रहता है, वो निम्न जाति का रहता है, माता दीन करके। और वो जो व्यक्ति रहता है वो क्या बोलते हैं, मंगल पांडे को छू लेता है, उसके किसी सामान को छू लेता है और मंगल पांडे उस पर गुस्सा होता है। और तब वो कहता है कि भाई ये गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस छूते हो तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ठीक, ये कहानी बाबा साहब ने भी लिखी हुई है और मेरे छू लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह से मंगल पांडे को ज्ञात होता है कि चर्बी वाले कारतूस जो है उनमें किसी किस्म की चर्बी है। अब देखिए ये अफवाह ही है, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई कि सच में अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, वो चर्बी तो होगी, फैट तो होगा, पर वो एक ही दो जानवर का नहीं होगा, वो कई जानवरों का भी हो सकता है। अंग्रेजों को फैट से मतलब है, जानवर से मतलब नहीं है। ठीक, इसे समझिए। लेकिन ये जो पूरी कहानी है जानबूझकर हवा में उड़ाई गई हमें दिखती है कि ऐसी बात करो जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों रुष्ट हो जाए। अंग्रेजों की जो सेना थी, बंगाल की जो सेना थी, अगर एक चीज समझिए बात को कि अंग्रेजों की जो रेजिमेंटें थी, बंगाल अंग्रेजों की जो सेना थी, ये तीन बड़ी डिविजन्स थी। हम ये देखते हैं कि बंगाल डिवीजन है, उसके बाद मैड्रास डिवीजन है और बॉम्बे डिवीजन। जो बंगाल डिवीजन की जो सेना थी अंग्रेजों की, उसमें ज्यादातर रेजिमेंट जो थी वो धर्म के आधार पर बनी थी और उनमें अवध के ब्राह्मण होते थे ज्यादातर मात्रा में, उसके बाद मुसलमान थे कुछ मात्रा में, और निम्न जाति के लोग कम ही छोटे मोटे काम करते थे, जाति के आधार पर बनी हुई थी। ठीक, इसके विपरीत मद्रास और बॉम्बे की जो रेजिमेंटें थी वो उनमें इतना जातिगत सवर्ण जातिगत गणित उसमें कम था। लेकिन बंगाल की रेजिमेंट जो थी ये पूरी तरह से जातिगत आधार पे थी, सवर्ण उच्च जाति के उसमें लोग वहां पे रहा करते थे। ठीक, अंग्रेज इनकी धार्मिक भावनाओं का तुष्टीकरण भी करते थे, इनकी जातिगत शुद्धता को बनाए रखने के इनके जो दावे थे, संस्कार रीति रिवाज, इनके तमाम सारे क्या चीजें, उन्हें वो अंग्रेज सहते भी रहते थे, उन्हें कठोरता से मना भी नहीं करते थे। ठीक, तो परेशानी वहीं आएगी जब अंग्रेज इनकी चीजों को लेके कठोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, चर्बी वाले कारतूस की घटना बनाई गई होगी बाद में, गाय और सुअर का नाम इसमें जोड़ा गया होगा। चर्बी किसकी थी ये तो पता नहीं चला आज तक कभी, लेकिन इसमें गाय और सुअर का नाम हवा में जानबूझ के उड़ाया गया होगा। क्यों? ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत हो जाएं और विद्रोह कर दें, उनके धर्मों को खतरे में दिखाने के लिए संभवतः ये घटना जोड़ी गई होगी या ये अफवाह उड़ाई गई होगी। ठीक, आगे देखिए। सैनिकों ने गाय और सुअर की चर्बी के द्वारा भारतीयों के धर्म भ्रष्ट करने की साजिश को माना। तो इन्होंने माना कि अंग्रेज जो हैं ये इन भारतीय सैनिकों की धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। चर्बी वाले कारतूस की घटना बड़ी चालाकी से असंतोष को बनाने के लिए उपयोग की गई, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक तौर पर आहत होते गए। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए संतोष का कारण बन सकती थी। विद्रोह के दौरान सैनिक जिन चर्बी वाले कारतूसों का विरोध कर रहे थे, उन्होंने उन्हीं कारतूसों का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर किया। ऐसे में स्पष्ट है कि चर्बी वाले कारतूस की कहानी इस घटना में निश्चित ही बाद में जोड़ी गई होगी। ऐसे में निश्चित ही समकालीन तौर पर इस विद्रोह से इस घटना का कोई नाता नहीं रहा होगा। वैसे भी भारतीय सैनिक भाड़े के उत्तम लड़ाके होते हैं और ऐसे में ये छोटा मुद्दा इतना बड़ा विद्रोह नहीं ला सकता। तो दर्शकों इस चीज भी समझिए कि ये जो कहानी उड़ाई जाती है कि चर्बी वाली कारतूस बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन ये भी एक गंभीर क्वेश्चन है कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, ठीक है, ये सब बातें भी ठीक हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी है, क्या सिर्फ इतने से मुद्दे पर इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है? ये चीज गंभीर है। ठीक, क्या केवल सुअर और गाय की चर्बी को लेकर ये इतने गुस्सा में आ सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी उनके बच्चे बीवियों को मार दें, ये सब कुछ भूल जाएं
और विप्लव कर दें, इतना बड़ा उधम कर दें? क्या ऐसा है? इनके पास बड़ा साधारण विकल्प था। मंगल पांडे के पास बड़ा सिंपल सा विकल्प था कि वो नौकरी छोड़ दे और घर चला जाए। ठीक, किसी अंग्रेज को इस मुद्दे पे मारने की जरूरत थी नहीं। तो इससे समझिए बात को कि जो सैनिक असंतुष्ट थे, जो चर्बी वाले कारतूस से कहते हैं कि गाय और सुअर की चर्बी से जिन्हें परेशानी थी, उनके पास एक साधारण सा विकल्प हमेशा था कि वो चाहते तो नौकरी छोड़कर अपने घरों को जा सकते थे। उन्हें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता थी। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी, ये घटना वास्तव में सैनिकों के असंतोष के साथ बाद में जोड़ी गई। ठीक, सच में इसी कारण से विद्रोह हुआ ये नहीं लगता। विद्रोह के कारण कुछ और है। अभी मैं बताता हूं कि वास्तव में चर्बी वाले कारतूस की अफवाह केवल एक ट्रिगर पॉइंट बन गई होगी। इन सैनिकों में असंतोष कई कारणों से रहा होगा। इतना बड़ा विद्रोह जान पर खेलकर कोई सैनिक केवल गाय और सुअर की चर्बी के लिए ऐसा नहीं करेगा। उसके पास विकल्प है कि वो नौकरी छोड़कर चला जाए। अगर वो इतना बड़ा स्टेप उठा रहा है, गोलियां मार रहा है, मरने के लिए तैयार है, तो निश्चित ही ब्रिटिश भारतीय सेना में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से ये सैनिक मानसिक रूप से इस स्थिति में आ गए थे कि उन्हें बदला ही लेना है। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि वास्तव में इस विद्रोह के कारण क्या थे। क्योंकि चर्बी वाले कारतूस की बात जो है और ईसाई मिशनरियों की बात, वो इतनी मजबूत दिखाई नहीं देती। कारण कुछ और भी होने चाहिए। ये तात्कालिक कारण हो सकता है ये अफवाह, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई बड़े कारण भी होने चाहिए। आगे देखिए, विद्रोह की शुरुआत एक आकस्मिक घटना के रूप में मेरठ छावनी से हुई, जहां कुछ ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने किन्हीं कारण पर जेल में डाल दिया। ठीक, जिससे उनके मित्र सैनिक दुखी हो गए और सेना से भागकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि दिल्ली प्राचीन काल में मुगलों की राजधानी थी। और इस प्रकार ये पूरी घटना ने एक सनसनीखेज रूप धारण कर लिया। इस अफवाह से प्रेरित होकर अन्य छावनियों के सैनिकों ने भी बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच करने लगे। इन विद्रोहियों की ना तो कोई संगठन था, ना ही कोई लक्ष्य था। आगे ये विद्रोही अंग्रेजों के विरुद्ध थे। ठीक, अगर ये विद्रोही अंग्रेजों के विरुद्ध थे तो तार्किक तौर पर इन सैनिकों को अंग्रेजों के मुख्य केंद्र अर्थात कलकत्ता की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि दिल्ली की ओर। अब दर्शकों, एक और चीज है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है इस विद्रोह में, कि इन्होंने विद्रोह किया। अब परेशानी यह है कि ये विद्रोह अगर अंग्रेजों के विरुद्ध था, ये सैनिक अंग्रेजों से दुखी थे, ये क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे, ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, देश को आजाद करा रहे थे, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था, तो ये कैसा संघर्ष है? वॉइस रॉय गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल थे, वो तो कलकत्ता में बैठ रहा था और ये सैनिक दिल्ली भाग रहे। तो ये कैसी लड़ाई है? जिनसे लड़ना है उनकी तरफ नहीं भाग रहे। आप अंग्रेजों से भारत को मुक्त तब करा पाओगे जब कलकत्ता में बैठे हुए उनके गवर्नर जनरल को मार दो और कलकत्ता पे कब्जा कर दो। और ये विद्रोही सैनिक तो दिल्ली की तरफ भाग रहे, तो ये तो उल्टे भाग रहे। तो ये गजब का स्वतंत्रता संघर्ष है, गजब की क्रांति है, जिसमें क्रांति करने वाले लोग भागते घूम रहे, अंग्रेजों से लड़ ही नहीं रहे। ठीक, ये बड़ा तकनीकी बिंदु है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई अगर ये क्रांति है, विद्रोह है और ये सैनिक अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, अगर अंग्रेजों के विरुद्ध हैं, तो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो तो कलकत्ता में बैठ रहा है। आप कलकत्ता में जाओ, उससे लड़ो और उसे मारो और देश को आजाद करा दो। पर ऐसे कोई तत्व तो दिखाई नहीं देते। ये तो उल्टे भाग रहे हैं, अंग्रेजों से दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं और दिल्ली पर कब्जा करके घेरा डाल के बैठ गए। दिल्ली पर कब्जा कर लेने से, घेरा डालकर बैठ जाने से या दो चार और क्षेत्रों पर कब्जा कर लेने से ये सैनिक किस तरह से क्रांति करने वाले थे, आजादी दिलाने वाले थे, ये समझ से परे है। ठीक, तो इसे क्रांति, आजादी की लड़ाई, ये सब कहने से पहले इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाए कि ये सैनिकों ने अंग्रेजों के मुख्यालय कलकत्ता की तरफ कूच क्यों नहीं किया और उनसे दो हाथ क्यों नहीं किए, उनसे इन्होंने लड़ाइयां क्यों नहीं की। इसके जवाब हमें कभी नहीं मिलते। वास्तव में ये सैनिक भगोड़े हैं, विद्रोही हैं। शब्द विद्रोही अपने आप में सही है। ये अंग्रेजों से बचते भाग रहे थे, ना कि ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ठीक, अच्छे समझिए, दिल्ली की तरफ इसीलिए भाग रहे थे। इन सैनिकों का उपयोग आगे चलकर ये गए बीते शासक कर लेंगे, जिनमें हम नाना साहिब तात्या टोपे
तमाम सारे लखनऊ की बेगम, हजरत महल वगैरह इन्हें हम लेंगे, और तब इन सैनिकों का उपयोग करके ये गए बीते शासक, इस विद्रोह का उपयोग करके गए बीते शासक अपने क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, और तब ये लड़ाई अंग्रेजों से सीधे तौर पर हो जाएगी। अन्यथा शुरुआती फेज में हम देखें तो ये सैनिक ना तो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, वास्तव में ये अंग्रेजों से भागते घूम रहे हैं, और ना ही इन्हें आजादी दिलानी है, ना ही क्रांति करनी है, इन्हें कुछ भी नहीं करना। इन्हें सिर्फ ऊधम हो गया तो भागकर कहीं पर छुप जाना है, दिल्ली में छुप जाना इनका यही दर्शाता है। ठीक, तो इसमें नहीं दिखता, इसमें हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं दिखती शुरुआती दौर में, और केवल यह दिखता है कि अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और ये भगोड़ों की तरफ, दिल्ली की तरफ भाग गए। शायद वहां छुपने का इन्हें मौका मिल रहा होगा, शायद यही रहा होगा। आगे देखिए, तार्किक तौर पर इन सैनिकों को अंग्रेजों के मुख्य केंद्र कलकत्ता की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि दिल्ली की ओर। 1857 का विद्रोह एक आकस्मिक उपद्रव था, ना कि किसी स्थायी प्रक्रिया से उत्पन्न विरोध, इसीलिए इसका प्रसार और प्रभाव और उपलब्धियां सीमित रहीं। ठीक है, तो ये छोटा वो उपद्रव था, एक आकस्मिक घटना घटी, उपद्रव हो गया, ऐसा कोई परमानेंट प्लान नहीं था, जैसा कि हमें बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी लोग बताते हैं कि इसकी एक प्लानिंग चल रही थी। पहले से गांव गांव में एक रोटी और कमल का फूल प्रतीक के रूप में भेजा जाता था, तारीख सेट की जाती थी। मंगल पांडे ने विद्रोह में बिगाड़ कर दिया, तारीख सेट हो गई थी मेरठ छावनी में पहले ही विद्रोह की, उससे पहले ही मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया, इससे विद्रोह की पूरी घटना लीक हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं, ना कोई रोटी, ना कमल का फूल, ये सब फर्जी बातें। ठीक, बड़ी प्लानिंग चल रही थी अंग्रेजों को देश के भगाने की, ये सारी हिंदुत्ववादियों की फर्जी बातें। प्लानिंग क्या चल रही थी, मैं ये पूछता हूं कि ये जो बताते हैं कि रोटी और कमल का फूल गांव गांव फिराया जाता था, वो रोटी डबल हो जाती थी, ये प्रतीक थी कि इतनी तारीख को क्रांति करेंगे, और तमाम सारी जो कपोड़पंथी की बातें हिंदुत्ववादी लेखकों ने लिख रखी हैं कि बड़ी प्लानिंग कर रहे थे सैनिक। क्या प्लानिंग कर रहे थे? व्हाट वाज द प्लान? कि विद्रोह करेंगे, 2-4 अंग्रेज सैनिकों को मार देंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली में छुपकर बैठ जाएंगे, बहादुर शाह जफर को अपना बाप बना लेंगे। ये प्लान था। और अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वो कलकत्ता में बैठा रहेगा। तो मतलब कलकत्ता में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल से लड़े बगैर ही दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली के भारत के मालिक बन जाओगे। दिस वाज द प्लान। गजब का प्लान है, बड़ा गजब का प्लान है। मतलब ये अपने आप में हास्यास्पद प्लान था जो जिसने भी बनाया होगा, अगर प्लान था, क्योंकि हमें प्लान नहीं दिखता, ये हमें इसमें कोई प्लानिंग नहीं दिखती इतिहास की किताबों में। ये जो इस आकस्मिक उपद्रव को, ये जो अफीबल था, सडन अफीबल, इसे बड़ा नियोजित प्लान, क्रांति के रूप में दिखाने का जो प्रयास है वो तार्किक विश्लेषण पर खरा नहीं होता। तो हमें एक बचकानी सी प्रक्रिया दिखती है कि इन सैनिकों ने अपने कई कारण हैं उससे ऊधम कर दिया। चर्बी वाले कारतूस की घटना तो तात्कालिक कारण थी, इसके अलावा भी इनकी पीड़ाएं बहुत पुरानी थी, कई सारे मुद्दों पर इन्हें समस्याएं थी, ठीक, जिनके कारण इन्होंने विद्रोह किया। चर्बी वाले कारतूस इतनी बड़ा मुद्दा नहीं था, मुद्दा और कई गहरे मुद्दे थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। ठीक, इसे समझिए बात को। तो ये भी बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है कि इस विद्रोह को प्लान या नियोजित तरीके से क्रांति दिखाने के प्रयास में इन प्रश्नों के जवाब कभी नहीं दिए गए कि अगर ये क्रांति था, ये नियोजित था, ये प्लान था, सब कुछ सेट था, तो फिर दिल्ली क्यों भाग रहे थे? कलकत्ता भागते और गवर्नर जनरल से सीधी लड़ाई लड़ते और उसे मारते और देश पे कब्जा कर लेते। ठीक, तो इसमें ये सब नहीं दिखता, इसलिए इसे कोई नियोजित क्रांति कहना बड़ा बचकाना विचार है। जो भी इतिहासकार इस तरह की बातें कर रहे हैं, बता समझा रहे, मुझे लगता है अल्पज्ञानी है, झूठे हैं, इतिहास को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताने का प्रयास है। तार्किक प्रश्नों के जवाब वो नहीं देने चाहते, और इन प्रश्नों को मैं समझता हूं उन्हें बाबा साहेब के साहित्य में ढूंढना चाहिए, वहीं सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उन्होंने सब प्रश्न उठाए हैं और इनके जवाब भी हिंदुत्ववादी इतिहासकारों को देने चाहिए थे, पर वो बच निकलते हैं और घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, इन सैनिकों ने इस घटना के तुरंत बाद ही विद्रोह कर दिया क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत पुरानी थी। इन सैनिकों के परिवार कृषक थे और ब्रिटिश राज में गांव में उनके परिवारों की स्थितियां बहुत बुरी थी, विशेष तौर पर किसानों की स्थितियां
बहुत बुरी थी। ठीक, तो दर्शकों अब अपन मूल मुद्दे पर चलते हैं कि चर्बी वाले कारतूस की घटना तो तात्कालिक घटना थी, अफवाह होगी, हिंदू मुस्लिम दोनों विद्रोह कर दे इसलिए उड़ा दी गई होगी। निश्चित रूप से किसी किस्म की चर्बी अंग्रेज इस्तेमाल करते होंगे, पर उन्हें जानवर से मतलब नहीं होगा, वो तो जो जानवर मिल जाए उसी की चर्बी इस्तेमाल कर लेते होंगे, फैट को। ठीक, इसे समझिए। अब समस्या क्या थी, क्यों ये सैनिकों ने इतना बड़ा विद्रोह किया, उसे हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता ये है कि ये सैनिक जो थे ये अवध के ब्राह्मण, राजपूत और तमाम सारे उच्च जाति के लोग थे, इनमें से कुछ मुस्लिम भी थे। ठीक, और ये ज्यादातर लोग कृषि परिवारों से आते थे और अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की जो नई भू राजस्व नीति थी उससे जमींदार और पुराने कृषक जो थे वो अपनी ही जमीनों पर या तो अपदस्थ हो गए या फिर भूमिहीन मजदूर बन गए। तो परेशानी ये थी कि ज्यादातर ये किसान सैनिक जो थे ये कृषि परिवारों से आ रहे थे और कृषि क्षेत्र की स्थितियां बुरी हो गई थी और किसानों के हाल बुरे थे, तो इनके अंदर अंग्रेजों के प्रति एक घृणा की भावना अपने परिवारजनों की दुर्दशा के लिए निश्चित रूप से रही होगी। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने उनके पुराने शासकों को गलत व्यवहार से हटा दिया था, अतः वे नाराज थे। अंग्रेजों ने विदेशों में नियुक्ति के अनिवार्य बना दिया था, जो कि हिंदुओं के लिए धर्म विरुद्ध था। ठीक है, तो दर्शकों एक और बड़ी घटना हमें दिखाई देती है कि ये जो सैनिक थे ये अपने पुराने शासकों के प्रति भावनाएं रखते होंगे, वो अलग मुद्दा है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या थी कि इस विद्रोह से पहले तक, डलहौजी के पहले तक, ये जो अवध के ब्राह्मण थे बड़े आराम से अंग्रेजों की सेना में नौकरियां करते थे और अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते समय ये जब अवध के बाहर पंजाब में अन्य जगह पर जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो हिंदू धर्म के हिसाब से ये विदेश होते थे। समझिए बात को, हिंदू धर्म के हिसाब से ये विदेश होते थे और इन्हें बाकायदा भत्ता मिलता था, अंग्रेज भत्ता देते थे, स्पेशल अलाउंस, फॉरेन अलाउंस। ठीक, तो अब डलहौजी आया, डलहौजी ने कहा कि भाई ये सब तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम बॉम्बे की रेजिमेंट्स में और मद्रास की रेजिमेंट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चलाते, तो ये बंगाल की रेजिमेंट के इन ब्राह्मणों को हम ये सुविधाएं क्यों दें। ठीक, कि भारत में ही दूसरे क्षेत्र में जाओ तो कह दो विदेश होता है हिंदू धर्म के हिसाब से और भत्ता दो, स्पेशल अलाउंस दो तनख्वाह के अतिरिक्त। उसने कहा हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक, तो ये अब परेशान हो गए। ये जो सैनिक थे ज्यादातर उच्च जाति वर्ण के थे, ब्राह्मण थे, ज्यादातर अवध के ब्राह्मण थे, बनारस के ब्राह्मण थे, इन्हें परेशानी होने लगी, उत्तर भारत के इन सैनिकों, बंगाल की रेजिमेंटों के सैनिकों को। ठीक, और ये अंग्रेजों से इस बात पे भी नाराज थे कि भाई अब भत्ता नहीं मिलेगा। भत्ता का मतलब नौकरी सब जगह करनी पड़ेगी, अंग्रेज दूर दूर तक ले जाएंगे और भत्ता नहीं मिलेगा। इनके लिए दूर का मतलब वही भारत के अगल पड़ोस के क्षेत्रों की बात होती थी, ये वहीं से भत्ता ले लेते थे, उसे विदेश मान लेते थे। अब भत्ता नहीं मिलेगा, एक बड़ी समस्या। तो स्पेशल अलाउंस इनका बंद होने वाला था, इसलिए बड़े दुखी थे। ठीक, अंग्रेजों ने ऐसी विदेश नियुक्तियों से मिलने वाले भत्ते को भी खत्म कर दिया था। इसके अलावा भारतीय सैनिक इसलिए भी नाराज थे क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, तो यह भी एक समस्या थी, जो अंग्रेज थे वो दुर्व्यवहार भी करते थे। अब दर्शकों एक बात समस्या है कि ये तो अपने हिंदुओं में ये तो सवर्ण ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उच्च जाति वर्ण के लोग हैं। अब अंग्रेज के सामने तो आप समझिए, वो अंग्रेज हवलदार भी रहता होगा तो वो भी तो इन्हें जूते भी नोक पे रखता होगा, उसके लिए तो तुम डॉग्स एंड इंडियंस बराबर हैं, ये तो पता ही है ना। ठीक, तो इन्हें अंग्रेजों के व्यवहार से भी बड़ी परेशानी होती थी कि वो इन्हें सम्मान भी नहीं देते। तो दुर्व्यवहार होता था, एक आरोप ये है। दूसरा आरोप, विदेशों में काम करना अनिवार्य बना दिया गया था। विदेशों में मिलने वाला भत्ता, स्पेशल अलाउंस, मतलब आसपास के क्षेत्रों में लड़ने जाओ, पंजाब तो विदेश मान लेते थे, उसके अलाउंस मिलता था, वो भी बंद कर दिया था। ठीक है, कोई भी भारतीय सैनिक ऊंचे पदों पर नहीं जा सकता था, इससे भी इनमें असंतोष व्याप्त था। यह भी एक व्यवस्था थी कि उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी होते थे, अंग्रेजी रहते थे, और छोटे मोटे पद जो थे वो भारतीयों के लिए थे। इसमें भी एक व्यवस्था थी कि जो घुड़सवार सेना, जो उनकी इन्फेंट्री हुआ करती थी, कैवलरी होती थी, उसमें भी घुड़सवार मुसलमानों को रख लेते थे और पैदल सैनिकों में ज्यादातर हिंदुओं को रख लेते थे। ये बड़ी परेशानी होती थी। ठीक, कम ही मुसलमानों को रखते थे, लेकिन घुड़सवारी के लिए मुसलमानों को रख लिया जाता था। ये केवल
यहाँ बंगाल रेजिमेंटों की बात हो रही है, ठीक, इसे ध्यान रखिए। अब इसमें भी देख लीजिए, तो ये बड़ी असंतुष्टि का इनका कारण था कि अंग्रेज एक तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें सम्मान नहीं दे रहे, दूसरा ऊंचे पदों पर इनकी क्या बोलते हैं प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और तीसरा विदेशों में काम करने के बदले मिलने वाला अलाउंस भत्ता वो बंद कर दिया और सभी को विदेशों में काम करना इन्होंने अनिवार्य बना दिया था। ये बड़े ट्रिगर पॉइंट थे। और चौथा ट्रिगर पॉइंट इनका सबसे इंपॉर्टेंट वो था कि कृषक होने की वजह से गांव में इनके परिवारों की हालतें खराब चल रही थी। तो इनमें एक बड़ा डिस्कंटेंट डेवलप होता जा रहा था, एक बड़ा संतोष लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और यही कारण रहा, देखिए यही कारण है कि उसे देखिए यही कारण रहा कि उस समय अंग्रेजों की विभिन्न छावनियों में कई बार विद्रोह होते रहे। लगभग 9 बार विद्रोह हुए। बाबा साहब ने भी इसे बताया कि विद्रोह केवल ये नहीं, 9 बार विद्रोह हुए, ठीक है, और भी बार विद्रोह हुए, ठीक। इन सैनिकों ने मौका मिलने पर विद्रोह किया और अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। ऐसा करने की वजह से उन्हें यह मालूम था कि वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका, ठीक है, इसे समझ लीजिए। तो ये कुछ कारण है हमारे सामने विद्रोह के, सैनिकों के विद्रोह के। ये कारण है कि सैनिकों ने मोटे मोटे तौर पर इसलिए विद्रोह किया कि उन्हें विदेशों में काम करने के बदले में भत्ता नहीं मिलने वाला था, वो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, और अब उन्हें विदेशों में काम करना अनिवार्य बना दिया गया था। और अगर वो विदेशों में काम करेंगे तो यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से इन ब्राह्मणों को मलिच्छ कह दिया जाएगा, धर्म विरोध कह दिया जाएगा। अगर समुद्र पार चले जाएं तो ये मलिच्छों में गिन जाएंगे। तो घर आकर भी इन्हें अपमान ही सहना होता था। ये असंतुष्टि के ये मूल कारण बन रहे थे। और इन्हीं कारणों ने अंत में चर्बी वाली कारतूस की घटना ने ट्रिगर पॉइंट दिया। एक अफवाह उड़ गई कि अंग्रेज अपनी नई इनफील्ड राइफल में, जिसे अभी केवल ट्रायल रूप में दिया जा रहा था, कारतूस चलाते हैं और उस कारतूस में चर्बी है, चर्बी गाय की और मुसलमानों की। तो इतना सटीक तरीके से अफवाह जो है बता रही है कि दोनों समाज के दोनों वर्ग, हिंदू और मुसलमानों को उकसाने के लिए ये कहानी निश्चित रूप से गढ़ी गई होगी। चर्बी वाले कारतूस में चर्बी किसकी थी ये आज तक किसी को नहीं पता, और आज तक इस बात की कोई प्रमाणिकता स्थापित नहीं हो पाई, ठीक है, अच्छे से बता देता हूं। और ये चर्बी भी बनाती थी बंगाल की ही बैनर्जी एंड कंपनी थी, वो ये चर्बी बनाती थी, ठीक। तो उसे ये पता होगा, क्योंकि भारत के लोग होंगे, कि अगर वो इस चर्बी में गाय और सूअर का मांस डालेंगे तो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अफवाह ज्यादा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये पता नहीं, लेकिन इतना है कि सैनिकों में पीड़ा बहुत थी, तकलीफ बहुत थी, असंतोष था बंगाल की इन्फेंट्री की सेनाओं में, और ये संतोष अंत में बड़े उपद्रव में बदल गया और ऊधम हो गया। और ऊधम हो गया, विप्लव हो गया। ये सैनिक अपने मेरठ छावनी से भागकर वे दिल्ली तक गए, वहां घेरा डाल के बैठ गए, और बाकी छावनियों में भी उत्तर भारत में विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह का फायदा उठाने के लिए अब गए बीते शासक वो आ जाएंगे, ठीक है, मिसफायर्ड गए बीते शासक रूलर्स, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। वो इस विद्रोह को और बड़ा बनाने वाले। चलिए उन्हें और देखते हैं वो कैसे इसमें शामिल हो गए। आगे देखिए, इस विद्रोह का नेतृत्व ऐसे शासकों ने किया जो या तो विद्रोही ब्रिटिश पेंशनधारी थे, या अंग्रेजों ने उन्हें उनके राज्यों से निर्वासित कर दिया था, ठीक। तो अब इस पूरे खेल में एक नए तत्व भी जुड़ गए, वो थे अंग्रेजों के असंतुष्ट शासक, रूलर्स, जो अंग्रेजों की पॉलिसी से डिसकंटेंट में थे। अवध के नवाब थे, क्या बोलते हैं, लखनऊ की बेगम थी हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहिब थे, तमाम सारे लोग जमींदार थे, तमाम सारे जिनकी जमीनों से अंग्रेजों ने उन्हें पदस्थ कर दिया था, ये लोग भी थे। तो ये विद्रोही, ये जो गए बीते शासक थे, जो अंग्रेजों की पेंशनों पे रह रहे थे, इनमें से कईयों की पेंशनें बंद होने वाली थी, और अंग्रेज हड़प नीति लगाकर डलहौजी इनके राज्यों को हड़पने वाला था। इन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और इन्होंने इन सैनिकों को नेतृत्व देने का काम किया, ठीक, इनके लीडर बनने की कोशिश की, और उन्होंने भी इस विद्रोह में क्या बोलते हैं अपनी अवसरवादिता फायदा उठाने का प्रयास किया। आगे देखिए, ये शासक अंग्रेजों के नाराज थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन खत्म कर दी थी, जैसे नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, अवध की बेगम आदि। साथ ही उनके राज्यों को भी हड़प लिया गया था, इसलिए
इन्हीं असंतुष्ट शासक वर्ग ने इस विद्रोह के अवसर का लाभ उठाया और विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व की आवश्यकता थी और ये शासक भारत के पुराने नेतृत्वकर्ता थे, इसलिए कई स्थानों पर इन शासकों ने सैनिकों के साथ विद्रोह किया। ठीक है, तो शासक भी जुड़ गए। पहला विद्रोह सैनिकों ने किया, उसके बाद इन सैनिकों को लीडरशिप की जरूरत थी, उस लीडरशिप के लिए ये शासक लोग सामने आ गए। जो जो अंग्रेजों की पॉलिसी से असंतुष्ट थे वो लोग सामने आ गए और उन्होंने इस विद्रोह के शासक के रूप में, विद्रोह के नायक के रूप में उन्हें नेतृत्व देना शुरू कर दिया। हमने देखा कि कैसे नाना साहेब तात्या टोपे वो विद्रोह करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कारणों से आ जाती हैं इसमें, लखनऊ की बेगम हजरत महल वो भी विद्रोह कर देती हैं अपने पुत्र के साथ, ब्रिटिश कदर के साथ, और श्रीरामपुर वगैरह तमाम सारी जगह, बिहार वगैरह के कई जमींदार वो इस विद्रोह में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये सैनिक थे, इन्हें शासकों की जरूरत थी, दे नीड लीडर्स, और ये लीडर्स यहाँ पर असंतुष्ट लीडर्स पहले से मौजूद थे, कारण अंग्रेजों की नीतियां थी। ठीक, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से कृषक नाराज थे, क्योंकि इससे जमींदारी प्रणाली, साहूकार तंत्र और पुलिस व्यवस्था का उदय हुआ था। इन किसानों ने कई स्थानों पर इस मौके का फायदा उठाया और शोषणकारी जमींदार और साहूकारों के रिकॉर्ड जला दिए। विद्रोह के बाद और विद्रोह से बाहर हो गए। अतः इस विद्रोह में बहुत बड़ा विप्लव देखा गया, परंतु जब अंग्रेज वापस आए तो इन किसानों ने इस लड़ाई में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो सैनिकों ने विद्रोह किया, शासकों ने विद्रोह किया। फिर हम ये देखते हैं कि तीसरा वर्ग इस विद्रोह में हमें दिखता है, किसानों का दिखता है, फार्मर्स। ठीक, ये किसान जो थे ये अंग्रेजों की आर्थिक नीति जो थी उससे परेशान थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण साहूकार पैदा हुए, जमींदार पैदा हुए, और क्या बोलते हैं, भारत में पुलिस व्यवस्था तंत्र आ गई। किसानों को बड़ा कष्टकारी जीवन जीना पड़ रहा था। ये अपनी जमीन पर भूमिहीन मजदूर की स्थिति में थे। साहूकारों के यहाँ कई ऋणों में लोन्स ले रखे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लोन्स में डूबे हुए थे। तो जैसे ही विद्रोह हुआ, इनमें से कई क्षेत्रों में हमने देखा कि किसानों ने विद्रोह किया, साहूकारों के रिकॉर्ड जलाए या उनके घरों को आग लगा दी और इस लड़ाई से बाहर हो गए। फिर वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं आए। तो इसमें तीसरा वर्ग हमें किसानों का भी दिखता है, लेकिन वो केवल टेम्परेरी कुछ समय के लिए दिखता है, अपने निजी फायदे के लिए दिखता है, ना कि अंग्रेजों से लड़ता हुआ दिखता है। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह एक प्रमुख कारण धर्म भी था। अब ये भी एक कारण है, आपको इतिहास में ये भी पढ़ाते हैं कि इस रिवोल्ट की, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका एक मुख्य कारण धर्म भी था। धर्म के कारण विद्रोह हो गया। जो बंगाल की बैरकपुर की इन्फेंट्री थी, मंगल पांडे जैसे अवध के ब्राह्मण और बनारस के ब्राह्मण थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया चर्बी वाले कारतूस पर। मुसलमानों ने सुअर के चर्बी के कारण विद्रोह कर दिया। तो साथ ही ईसाई मिशनरी, अंग्रेजों ने 1833 के बाद, विलियम बेनेडिक्ट के बाद मिशनरियों को अनुमति दे दी थी भारत में, और ईसाई मिशनरी काम कर रहे थे। इन ईसाई मिशनरियों को अब अंग्रेजों की सैन्य छावनी में भी अनुमतियां दे दी थी, और ये लोगों को ईसाई बना रहे थे, इसलिए भी विद्रोह हो गया, ऐसा भी यहां पर कहा जाता है। अब इस बात में कितनी दम है, चलिए इसका भी हम थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। आगे देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण धर्म भी था। अंग्रेजों ने सैन्य छावनियों में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी, जिससे सैनिक नाराज हो गए, परंतु ये कारण तो मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी में भी था, वहां कोई विद्रोह नहीं हुए। पर दर्शकों ये भी ध्यान रखिए, ये भी बड़ा मुद्दा है कि ईसाई मिशनरियों को तो मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी अनुमतियां दी गई थी, वो आते जाते थे। फिर बंगाल की प्रेसिडेंसी की ही सैन्य छावनियों में इस मुद्दे को लेकर विद्रोह किया लोगों ने, या ये कारण था, ये बात बड़ी कमजोर दिखती है। ठीक, बहुत ही शैलो बात दिखती है, दम नहीं दिखता। अगर ईसाई मिशनरियों धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विद्रोह करते, पूरा होता, तो निश्चित रूप से इस तरह के विद्रोह हमें मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों में भी दिखते, पर वहां तो ऐसा कोई गंभीर विद्रोह, इस तरह के कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये जो मिशनरी वाला आरोप है, धर्म परिवर्तन का आरोप है, इसमें इतनी सत्यता नहीं दिखती। सैनिकों ने विद्रोह मूलतः उनकी सैन्य समस्याओं के चलते ज्यादा किया था। चर्बी वाले कारतूस की घटना अफवाह बन गई, तात्कालिक कारण बन गई, और ऐसे विद्रोह बढ़ता हुआ चला गया। ठीक, ना कि कोई धर्म परिवर्तन की परियोजनाओं से प्रभावित होकर। आगे देखिए,
मुंबई प्रेसिडेंसी में थी, परंतु वहां कोई विद्रोह नहीं हुआ। यहां तक कि कलकत्ता की पूरी तरह से देखिए, हाँ, वास्तव में विद्रोह का मुख्य कारण असंतुष्ट सैनिक थे। पुराने सैनिकों ने इसका लाभ उठाया। ईसाई मिशनरियों का सेना में धर्म परिवर्तन करवाने की कहानी भी गलत ही प्रतीत होती है, क्योंकि भारत के लोग, विशेषकर ब्राह्मण और मुस्लिम, अपने धर्म से बेहद लगाव रखते हैं और उन पर ऐसा कोई प्रभाव कार्य नहीं कर सकता। तो ये भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। ये भी एक कमजोर सी बात है। ब्राह्मणों को धर्म परिवर्तन करनी और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करना इतना आसान है नहीं। समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, जातिवाद से परेशान है, ईसाई मिशनरी उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए काम करते, इतनी उनमें बुद्धि थी और अभी भी करते हैं। कहाँ वो सैन्य छावनियों में इन्हें प्रभावित करने की बात करेंगे। ये एक बेहद कमजोर तर्क हमें नजर आता है, पर यह भी इतिहास में लिखा गया है। आगे देखिए, अब हमारे सामने एक प्रश्न है दर्शकों, उस पर भी हम बात करेंगे। वो ये कि इस विद्रोह के क्या कारण रहा कि जब ये नाना साहिब, तात्या टोपे, लखनऊ बेगम, हजरत महल, तमाम सारे पुराने गए बीते करिज्मेटिक रूलर्स, शासक और सैनिक इतना बड़ा ऊधम कर बैठे, इतना बड़ा विप्लव हो गया, तो अंग्रेज फिर जीत कैसे गए और वापस ये गए बीते शासक हार कैसे गए? ये एक बहुत गंभीर क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें तलाशना चाहिए कि क्या कारण है अंग्रेज जीत गए और ये मध्यकालीन मानसिकता के गए बीते लोग फिर से हार गए। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में उस काल की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली व शक्तिशाली अंग्रेजों के साथ एक गई गुजरी मध्यकालीन मानसिकता मानवीय स्वरूप में लड़ रही थी। निश्चित ही आधुनिक शक्तियों का जीतना तय था। अंग्रेजों ने एक मिशन के साथ लड़ाई लड़ी क्योंकि उनकी भारत में उपस्थिति का ये सवाल था। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही सैनिक बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के लड़ रहे थे। अंग्रेज बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, धन बल के साथ लड़ रहे थे, जबकि भारत के सैनिकों के पास ये सुविधाएं नहीं थी। अंग्रेजी सेना पूरी तरह से प्रशिक्षित, अनुभवी थी, जो टुकड़ों में विभाजित थी और एक समूह की तरह लड़ती थी। परंतु भारतीय विद्रोहियों की फौज में कई प्रकार के नेता थे जो आपस में ही द्वेष रखते थे, वह आपस में ही लड़ते भी थे। ठीक है, सबसे बढ़कर भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग और पढ़े लिखे लोगों ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि विद्रोही मध्यकालीन मानसिकता रखते हैं और बुद्धिजीवी आधुनिकता में अपना भविष्य देखते थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिए दर्शकों कि ये आरोप लगाना कि 1857 के विद्रोह में हमारे तमाम सारे बहुजन नायक जो हैं, ज्योतिबा फुले आदि पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन क्यों किया। तो हर पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति उस समय अंग्रेजों का ही समर्थन कर रहा था। पूरी बंगाल में देख लीजिए, अंग्रेजों का समर्थन किया जा रहा था। कौन चाहेगा कि ये पिछड़ी मानसिकता के ये गए बीते मुगल बादशाह फिर से शासक बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। ठीक, समझिए बात को। कोई नहीं चाहेगा कि ये उपद्रवी सैनिक शासक बन जाए, जिन्होंने पहले भारतीयों को लूटा और ये फिर शासक भी बन जाए, द्वारा ये अपना मध्यकालीन मानसिकता का तंत्र चलाने लगे और फिर ये वैसे अपने घुड़सवार आपस में लड़ाइयों के युग को फिर से लेकर आ जाए। ऐसा कौन चाहेगा? ठीक, तो उस दौर का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, वो अंग्रेजों के पक्ष में था। वो कभी भी इन मध्यकालीन मानसिकता के राजा नवाब इनके पक्ष में नहीं था। उसे बहुत अच्छे से पता था ये सारे लोग मध्यकालीन हैं और ये अंग्रेजों के हटाने के बाद ये अपनी पिछड़ा शासन लेकर आएंगे और उसी से मुक्ति तो लोग चाहते थे। अंग्रेजी शासन में लोग आधुनिकता की तरफ जाना चाहते थे, उसे भविष्य देखते थे, ना कि इन पिछड़े गए बीते शासकों में अपना भविष्य देखते थे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाह को बिठाने का भी विरोध किया था। ये हमारे इंटेलेक्चुअल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जितने भी बंगाल के सारे बुद्धिजीवी लोग, इन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाह को बिठाने का विरोध किया था। कलकत्ता व मुंबई में अंग्रेजों के समर्थन में रैलियां निकाली थी और प्रार्थना सभाएं आयोजित की थी। निश्चित ही ऐसे में अंग्रेजों का जीतना और विद्रोहियों का हारना तय था। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखिए कि उस समय का पढ़ा लिखा वर्ग जो भी था, व्यापारी वर्ग जो भी था, आम जनता जो भी थी, वो सब अंग्रेजों को जीतता देखना चाहते थे। ठीक, ना कि ये पिछड़े राजा नवाबों को, ना ही इन विद्रोही सैनिकों को, ना ही इन गए बीते मध्यकालीन मानसिकता के लोगों को। उस समय की जनता आधुनिकता
और मॉडर्न तंत्र के प्रतीक अंग्रेजों के पक्ष में थी। पढ़ा लिखा वर्ग तो कम से कम अंग्रेजों के पक्ष में हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए। परंतु मुख्य मुद्दा नेतृत्व का था। अंग्रेज नेतृत्व अनुभवी और कुशल जनरल कर रहे थे, जो कि बहुत ही अनुभवी थे, सेनापति भी थे। दूसरी तरफ विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व गए गुजरे चूके हुए शासक कर रहे थे, जिनका कोई दृष्टिकोण और अनुभव नहीं थे, और ये सभी अपने स्वार्थी हितों के लिए बचाव रखने के लिए प्रयासरत थे। ये शासक अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, ना कि भारत के लिए। इससे भी बढ़कर इन्हें पूर्व में ऐसे युद्धों को लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। इसी वजह से ये दिशाहीन थे और अंततः इनका हारना तय था, और ये हार भी गए। तो ये एक मुद्दा ये भी है कि लड़ाई कौन कौन के बीच में हो रही। अब ये नाना साहेब तात्या टोपे दोनों बैठकर शतरंज खेलते रहते थे। आप फिल्म देख लीजिएगा शतरंज के खिलाड़ी, उसमें आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, तो इन्हें काम धंधे कुछ थे नहीं। रानी लक्ष्मीबाई ने कौन से युद्ध लड़े थे ये भी आप भी बता दिए। लखनऊ की बेगम, हजरत महल, तमाम सारे विजय कदर, इन्होंने कौन से युद्ध लड़े थे। तो ये जितने भी विद्रोही लोग थे, इनमें सैनिकों को छोड़ दिया जाए तो इन शासकों के पास लड़ने के कोई अनुभव थे नहीं। ये नाम मात्र के पेंशनों पे पलने वाले लोग थे। इन्होंने कभी लड़ाइयां लड़ी नहीं थी, और अंग्रेज जो थे वो नियोजित थे, सैन्य अनुभव रखते थे। उनके पास एक से बढ़कर एक सैन्य कमांडर थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थी, और ऐसे में आधुनिकता का जीत जाना ये लगभग तय था, और पिछड़ेपन का हार जाना ये भी तय हमें दिखाई देता है। ठीक, तो ये इस युद्ध का या विद्रोह का जो क्या बोलते हैं डिसीजन था, वो पहले से तय था, सबको पता था क्या होने वाला है, और ये हुआ भी भाई। इन विद्रोहियों ने कोशिश जरूर की, लेकिन ये कभी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि ये पिछड़ी मानसिकता के और पिछले तौर तरीकों से लड़ने वाले लोग थे। आगे देखिए। 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहास में मध्यकाल से आधुनिक काल के परिवर्तन की शुरुआत कहा जाता है। ठीक, तो दर्शकों ये भी ध्यान रखिए, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जैसा मैंने पहले भी बात की थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत में प्रॉपर ब्रिटिश रूल आरंभ होता है। ठीक, भारत मध्यकाल से बाहर निकलता है, औपचारिक रूप से मध्यकाल से बाहर निकलता है। इससे पहले तक थोड़ी बहुत मध्यकालीन मानसिकता के प्रतीक पुराने गए बीते पिछड़े राजा नवाब होते भी थे। इसके बाद हम प्रॉपर ब्रिटिश रूल को भारत में लागू होते हुए देखते हैं, प्रॉपर मॉडर्न ब्रिटिश सिस्टम को, यूरोपियन सिस्टम को भारत में लागू होते हुए देखते हैं। इसलिए हम इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में लेते हैं मॉडर्न इंडिया में, जहां से भारत ने मध्यकाल को छोड़कर आधुनिकता की उड़ान भरी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। इस विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया, जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ठीक, इसके बाद देख लीजिए, अंग्रेजों ने काफी सारे सुधार किए। सबसे बड़ा हम ये देखते हैं कि अब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आता है, भारत सुधार अधिनियम 1958 आता है, और उससे भारत में अंग्रेज अपनी व्यवस्था बदलते हैं। व्यवस्था बदलने का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था बदलने का मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है, और वॉइस रॉय का पद बनाया जाता है। अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के पद में अंतर क्या है? अंतर है, गवर्नर जनरल का पद एक सैन्य पद था जो प्रशासन भी देखता था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की एक शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी थी, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल नहीं था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल रखती थी, एक सेना नायक रखती थी जो प्रशासन देखता था, और अब इंग्लैंड की महारानी का डायरेक्ट रूल होने वाला था, तो गवर्नर जनरल केवल सैन्य मामले देखेंगे, और सबसे बड़ा पद बना दिया गया वॉइस रॉय का। और वॉइस रॉय एक प्रशासनिक पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जिसके नीचे सब कुछ आता है। ठीक है, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर अंग्रेज भारत में चलाने वाले थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी, और अब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भारत में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय मामलों से पूरी तरह से हटा दिया गया, और भारत का संचालन ब्रिटिश संसद के भारतीय कार्यालय को दे दिया गया। इस प्रकार भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। ठीक है, और इससे भारत की प्रशासन का औपनिवेशिक स्वरूप पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसका
कार्यालय इंग्लैंड में था, परंतु उसका वेतन भारतीय खजाने से दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल की जगह वायसरॉय का पद निर्मित किया गया, जो कि ब्रिटेन की देखिए जो कि अक्सर ब्रिटेन के शाही परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति होता था। भारत मंत्री के अधीन कार्य करता था और इससे पूरा प्रशासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इससे औपचारिक अंत हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सुधार अंग्रेजों ने किए। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन लेकर आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया। वॉइसरॉय का पद जो था वो नया बनाया, जो कि शाही परिवार से संबंधित व्यक्ति कोई रखते थे, और गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी रूलर घोषित कर दिया गया। इतने सारे परिवर्तन इस विद्रोह के बाद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों ने विद्रोह की एक प्रमुख कारण उनके द्वारा भारतीय राजाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को भी माना। उन्होंने भारतीय रियासतों के साथ पुराने वंशों को पुनः स्थापित किया और अपनी नीति बदलकर विदेशी राजाओं के साथ मित्रता व सम्मान के रिश्ते बनाए। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी भी बदली और वो पॉलिसी थी भारतीय राजाओं के प्रति। जिन राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी उनसे साथ अंग्रेजों ने अच्छे संबंध बनाए, और जिन राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया था उनके मूल चूल करके वंश और उनके राज्य समाप्त कर दिए गए। ठीक, अंग्रेजों ने अब यह समझा कि भारत के जो राजा अंग्रेजों के स्वामी भक्त हैं उन्हें दोस्ती यारी की जाए, उनसे बेहतर संबंध बनाए जाएं, ताकि विद्रोह की स्थिति में वो किसी अवरोधक का कार्य कर सकें, यानी कोई क्या बोलते हैं किसी बैरियर का काम कर सके। ठीक, आगे देखिए, हाँ, उन्हें खतरा मानना बंद किया और अंग्रेजों के हितों में भी ये अंग्रेजों के हितों में भी था, क्योंकि भविष्य में किसी विद्रोह की स्थिति में ये भारतीय शासक एक अवरोधक का कार्य करते। अतः अंग्रेजों ने इस भारतीय शासकों को स्वायत्तता देना आरंभ कर दिया और इनके आंतरिक मामलों में दखल देने की नीति को भी त्याग दिया। ठीक है, इसी के साथ अंग्रेजों ने अपनी सेना को भी नए सिरे से संगठित करना शुरू किया। ऐसे समुदाय जिन्हें विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था, जैसे गोरखा, सिख, मराठा आदि को सैन्य वर्ग घोषित किया गया, जबकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का विरोध कर रहे वर्गों को गैर सैन्य वर्ग घोषित किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश भारतीय सेना को वर्ग आधारित टुकड़ियों में बांट दिया गया ताकि विद्रोह की स्थिति में उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिए दर्शकों, ये भी यहां पे होता हुआ दिखाई देता है कि अंग्रेज अब अपनी सेना को वर्गों में बांटते, रेजिमेंटलाइज करते हैं, और वो समाज के वर्ग जैसे मराठा हैं, सिख हैं और गोरखा हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इन्हें सैन्य वर्ग घोषित कर देते हैं, जबकि जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें असैन्य वर्ग घोषित कर देते हैं, उन्हें नौकरियों में लेना बंद कर देते हैं। अंग्रेज भारत की धार्मिक समस्याओं में इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं। ये भी अब शुरू होने वाला है, और बाबा साहब यहाँ पर ये लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद या उसके आसपास ये नीति बनती हुई हमें दिखाई देती है कि अंग्रेजों ने शूद्रों को सेनाओं में लेना बंद कर दिया। इस पर मैं बात करूंगा आगे चलकर। ठीक, तो ये भी हमें उत्तर भारत में होता हुआ अब दिखाई देगा कि शूद्रों ने जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों के राज्य स्थापित करने में काफी मदद की, या काफी उन्होंने मेहनत के साथ लड़ाइयां लड़ी, आगे चलकर ब्रिटिश राज्य में अंग्रेज जब ये तय करते हैं कि भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो अंग्रेजी सेना में उच्च वर्णों की, उच्च जाति के लोगों की मानसिकताओं को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने फिर निम्न जाति के लोगों को सेनाओं में लेना कम कर दिया। ये भी है। इस मुद्दे पर हम अगली स्ट्रीम में बात करेंगे कि इस विद्रोह से कितना नुकसान हुआ समाज के निम्न जाति वर्गों को। ठीक, बाबा साहब इन्हीं मुद्दों को अपने साहित्य में उठाते हुए दिखाई देते हैं कि जो रिवोल्ट था ये किसी का हित या नुकसान करे ना करे, समाज के शूद्र वर्गों के लिए प्रगति के रास्ते, समाज सुधार के रास्ते इसने बंद किए थे, और फिर बाबा साहब को स्वयं अपने दम पर इन कामों को करना पड़ा। इसे समझिए दर्शकों। ठीक है,
इससे पहले तक, विद्रोह के पहले तक आप देखिए, अंग्रेज धर्म सुधार, समाज सुधार कर रहे थे। विलियम बेनेडिक्ट के समय 1833 में सती प्रथा, कन्या शिशु बाल हत्या, ठीक है, विधवा प्रथा, ये सब उसके बाद हम देखते हैं। विलियम बेनेडिक्ट के बाद फिर दास प्रथा, एक और एलनबरो आते हैं, दास प्रथा बंद होती है। अंग्रेज निरंतर भारत में समाज सुधार कर रहे थे। धर्म परिवर्तन कानून लेकर आते हैं, लेक्स लॉ की लेकर आते हैं, जिसके बाद धर्म परिवर्तन करने पर भी संपत्ति में उत्तराधिकार बना रहता है। अंग्रेज लगातार भारत में समाज और धर्म सुधार कर रहे थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अंग्रेज समझ गए कि असंतोष या इस विद्रोह में एक कारण यह भी है कि अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को सुधारा और इससे समाज का सवर्ण वर्ग अंग्रेजों से छिड़ गया। ठीक, तो ये फिर सुधार के लिए अंग्रेज प्रयास बंद कर देते हैं। अब बाबा साहब को या हमारे बहुजन महानायकों को सुधार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग आकर बार बार ये कहते हैं, बाबा साहब ने अकेले दम पर बहुजनों को जो भी दिलवाया अपने के दम पे दिलवाया। ठीक है, अंग्रेज अच्छे थे बुरे थे वो छोड़ दीजिए आप। ठीक, अंग्रेजों ने तो बहुत पहले सुधारवादी नीतियां बंद कर दी थी। बाबा साहब ना होते तो ये सुधार कभी आगे बढ़ते ही नहीं, और बाबा साहब पढ़े लिखे ना होते तो ये सुधार कभी आगे नहीं बढ़ते। उनके अंदर सामाजिक समझ, समानता और सोशल वेलफेयर, सोशल एम्पावरमेंट, ये सारी बातों को लेके अपनी पीढ़ी से कई दौर आगे, सदियों आगे तक के विचार ना होते। बाबा साहब अपने समय से बहुत आगे थे। ही वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। मैं आज कहता हूं 2024 में भी भारत का कोई नेता बाबा साहब के समय का नहीं है। शायद 200-300 साल लगेंगे जब बाबा साहब के दृष्टिकोणों के आधार पर यह समाज बन पाएगा। समझिए, अभी 200-300 साल और लगेंगे जब बाबा साहब के दृष्टिकोणों के हिसाब से यह समाज ढल पाएगा और उन्हें समझ पाएगा। ठीक, तो इसे थोड़ा समझिए कि बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा है। अंग्रेजों ने बहुत पहले सुधार और ये सब चीजें बंद कर दी थी, कई सारे सुधार वो पहले कर चुके थे। इसके बाद ये सारा काम बाबा साहब के कंधों पे था, हमारे बहुजन महापुरुषों के कंधों पे था। उन्होंने मेहनत की, व्यक्तिगत आधारों पे दबाव बनाकर अंग्रेजों से मांगे की, संघर्ष किए, तब अंग्रेज मजबूर हुए सुधार देने के लिए। ठीक, दिस इज व्हाट द रियल हिस्ट्री इज। इसलिए बाबा साहब का योगदान कमतर मत करिए और अंग्रेजों को महान मानना बंद करिए। मैं हमेशा कहता हूं, ठीक, ये कहना कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, नहीं, बाबा साहब में क्षमता थी और उन्होंने पढ़ा लिखा था, अपने आप को इस योग्य बनाया था कि अपने समाज के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। उन्होंने संघर्ष किया था। ठीक, तब जाकर उन्हें कुछ मिला था, तब जाके बहुजनों के लिए कुछ सुविधा, हक अधिकार मिले हुए थे। ठीक, इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण ये देखिए कि अंग्रेज 1909 के मॉर्ली मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे देते हैं। 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में वो सिखों को और अन्य लोगों को पृथक निर्वाचन दे देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे। अंग्रेज नहीं दे रहे थे। बाबा साहब ने ये बात रखी कि समाज के दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों को देना होता तो मुसलमानों के साथ और 1919 के अधिनियम के साथ कभी भी दे देते, दलितों को देते अगर वो सुधारवादी होते तो। ठीक, अंग्रेजों ने 1858 के बाद सुधारवादी और सामाजिक धार्मिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप बंद कर दिए थे। दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। ये है सच्चाई। और अगर बाबा साहब जैसे समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, पढ़े लिखे व्यक्ति, समस्या पढ़े लिखे की है, हमारे नायक तो बहुत सारे हुए आज भी हैं, वो सब अनपढ़ गवार हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता हुआ है। वही उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं और राजनीति की टुकड़े मिल जाते हैं 2 रोटी के, थोड़े बहुत पद वगैरह, उसे लेकर संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। उनके अंदर कोई बृहत सोच नहीं है समाज के कल्याण के लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें दर्शकों अलग पैराडाइम में हुई हैं, अलग तरह से हुई हैं, और इतिहास में कई सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना, जानना जरूरी है। ठीक, इसे थोड़ा समझिए कि चीजें यहां थोड़ी सी अलग हैं। ठीक, और इन चीजों को थोड़ी गहरी समझ रखिए
और ये चीजें आपको जो सुविधाएं मिली हैं उसका एक अलग पूरा हिस्ट्री है, ठीक। उसे प्रॉपर तरीके से जानकर ही आप सही व्यक्ति को सही क्रेडिट देना सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अंग्रेजों ने, देखिए दर्शकों, यहां से 1858 से अधिनियम के बाद जो भी शासक थे, रूलर थे, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, उनसे दोस्ती यारियां कर ली, संबंध सुधार लिए, और कुछ लोगों को सैन्य वर्ग और कुछ को गैर सैन्य वर्ग घोषित कर दिया, और जो जो अंग्रेजों के साथ रहे उन्हें सैन्य वर्ग बना दिया, बाकियों को गैर सैन्य वर्ग कर दिया। ऐसी प्रक्रिया में समाज के दलितों को भी इन्होंने असैन्य वर्ग में घोषित कर दिया, क्योंकि सवर्णों का गुस्सा अंग्रेज देख चुके थे इस विद्रोह में, ठीक। समझिए बात को, अंग्रेज धार्मिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहे थे, इससे सवर्ण गुस्सा हो गए थे, और अंग्रेज अब ये सब आगे नहीं करना चाहते। आगे देखिए, भारतीय सेना को वर्ग आधारित टुकड़ों में बांट दिया। चलिए ये हो गया, आगे देखिए। हाँ, उन्होंने सिविल सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दी, और इसमें भारतीयों को भी भाग लेने के लिए अनुमति दे दी। भारत में विधायिका का भी पुनर्गठन किया गया, और इसमें भारतीयों को भी अधिक मात्रा में शामिल किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन का भारतीकरण कर दिया। विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, ठीक है। इसे थोड़ा सुन लीजिएगा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, और इससे भारत में समाज सुधारों की प्रक्रिया रुक गई। ये बात बाबा साहब की, ठीक है, बाबा साहब के शब्द हैं कि वास्तव में समाज सुधारों की जो प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, 1833 में हम ये देखते हैं कि लॉर्ड मेकाले क्या बोलते हैं, आपके शिक्षा मंत्री बनते हैं या लॉ मिनिस्टर बनते हैं, और वो मॉडर्न एजुकेशन को लाते हैं, इंग्लिश मीडियम को शिक्षा के रूप में लाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सती प्रथा बंद होती है, कन्या शिशु बाल हत्या बंद होती है, विधवा प्रथा पे नियम आते हैं। उसके बाद जो बालिकाओं की क्या बोलते हैं आपकी विवाह की उम्र है, उसको लेके शारदा एक्ट जैसे एक्ट कानून लेकर आते हैं, ये सब चलता है। दास प्रथा बंद होती है। इतना सब अंग्रेज कर रहे थे 1857 के पहले तक। लेक्स लॉकी एक्ट, धर्म परिवर्तन कानून, धर्म परिवर्तन करने पर भी क्या बोलते हैं आपको पिता की संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स वर डूइंग। वो बड़े पैमाने पर धर्म और समाज सुधार कर रहे थे अंग्रेज, या ऐसा कहिए सवर्णों की भाषा में वो हिंदुओं के धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक। और विद्रोह का एक कारण धर्म में हस्तक्षेप करना भी था, और सवर्णवादी ब्राह्मणवादी लोग अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दुखी भी थे, ठीक। अंग्रेजों ने अब ये नीति थोड़ी अपनी बदली, और इसके बाद भारत में समाज सुधार की प्रक्रिया धीमी हो गई, रुक गई, और फिर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा जब हम इस भारत के मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के दृश्य पटल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उभरते हुए देखते हैं। तब हम देखते हैं कि भारत में समाज सुधार की प्रक्रिया, धर्म सुधार की, निम्न जातियों के उत्थान की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए बाबा साहब का काम जो है वो अद्वितीय है और अलग है, ठीक। और वो एक अलग ही बेंचमार्क सेट करता है, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों की रुचि नहीं दिख रही। बाबा साहब खुद अपने दम पर अपने लिए जगह बनाते हैं और सुधारों को इनिशिएट करवाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक। आगे देखिए, रुक सी गई थी। अंग्रेजों ने अपने विरुद्ध के सभी तत्वों को कुचल दिया, और इस तरह से 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजों व अंग्रेजों के अधीन भारत के लिए व्यापक परिवर्तन लाया। ये भारत में आधुनिक काल की शुरुआत, ठीक है। तो दर्शकों, ये दिस इज व्हाट हैपेंड। ये सब घटनाक्रम वहां पे घटा हुआ है, और ये सब चीजों की फैक्चुअल जानकारी आपकी गाइड बुक मिल जाएगी आपको। मैंने जो भी एनालिसिस रखा है वो सारे फैक्ट्स पर रखा, एस्टेब्लिश फैक्ट पर रखा। जो भी स्थापित तथ्य आपको किताबों, गाइड बुक्स में रखे बढ़ाए जाते हैं, उसी दायरे में ये सारा विश्लेषण रखा, ताकि कोई इस विश्लेषण को पर उपयोग भी करेंगे तो गलत होने की संभावनाएं ना रह जाए, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। तो ये इस दायरे में है। अब हमारे सामने कई प्रश्न खड़े हो गए। प्रश्न ये खड़ा है कि ये जो 1857 का विद्रोह है, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष भी कह दिया, ठीक है। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष है, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध कोई स्वतंत्रता संघर्ष क्यों नहीं चलाया ब्राह्मण राजपूत जोड़ी ने, नेक्सस ने? ये क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। बाबा साहब के साहित्य से ही प्रश्न मिलता है।
फिर हमें यह भी पता चलता है इससे कि 1857 के विद्रोह के बाद जो समाज सुधार, धर्म सुधार का जो अंग्रेजों का जो पूरा काम था वो रुक गया। उसके बाद फिर ये जो धीमी पड़ गई प्रक्रिया है, इसे आगे बढ़ाने के लिए काफी यत्न करने पड़े बाबा साहब को। ठीक, इससे पहले तक अंग्रेजों ने जम के धर्म और समाज सुधार में रुचि दिखाई थी। हालांकि उनके लाभ थे, उनके व्यक्तिगत उद्देश्य थे, ताकि वो अपने अनुरूप समाज को बना सके भारत में, ये उद्देश्य था उनका। ठीक, ये भी दिखता है। इस 1857 के विद्रोह के बाद हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय सेना में शूद्रों की नियुक्ति पर प्रतिबंध या धीमापन आ गया, विशेषकर उत्तर भारत में। ये भी इसके गंभीर दुष्परिणाम है, जिसकी ओर बाबा साहब चिन्हित करते हैं, इंगित करते हैं और अपने साहित्य में इसके कंसर्न भी दिखाते हैं। ठीक, तो ये सारा मामला था 1857 के विद्रोह का। तथ्यों से परे जाके एक विश्लेषण था घटनाओं का। ठीक, अब हमारे सामने ये सारे मुद्दे और रह गए हैं, जिसको लेके अगली जो स्ट्रीम रहेगी वो रहेगी 1857 रिवॉल्ट, 1857 का विद्रोह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, उन पर, उनके विचारों पर करूंगा, ताकि आपको कुछ और मुद्दों पर भी क्लैरिटी आए कि केवल ये इतिहास का एक घटनाक्रम नहीं है, इससे बहुजनों, शूद्रों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या व्यापक होगा, और बाबा साहब इसे क्या बताते दिखाई देते हैं अपने साहित्य में, कि वो क्या लिखते हैं। ठीक, तो इन मुद्दों को भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप इस चीज को कनेक्ट करो शूद्रों से, बहुजनों से और उनके जीवन में आए प्रभावों से। इसके प्रभावों को हमें वहां पर भी देखने की जरूरत है। ठीक है, तो दर्शकों ये आज का प्रेजेंटेशन है और थोड़ा इंटेंस रहेगा। आप में से कई लोगों ने अगर फैक्ट नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा उन्हें ब्रशअप कर लीजिए, क्योंकि आप फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको मेरा एनालिसिस ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और जिन्होंने फैक्ट पढ़े हैं, जिन्होंने गाइड बुक, किताबों में कई फैक्ट पढ़े हैं, तो उन्हें ये एनालिसिस डीप डाउन समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़े तथ्य वथ्य पढ़ लीजिए, तो आपको ये विश्लेषण अच्छा समझ में आएगा। और अगर वैसे भी आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ऐसे वैसे भी सामाजिक समझ बहुत अच्छी है, तो इतिहास की इस घटना को हम किन दृष्टिकोणों पे देखें, ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पूरा विश्लेषण है इसका, और इसके अगले पार्ट के लिए भी ट्यून रहेगा, स्टे ट्यून। वो भी बड़ा रोचक होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर बाबा साहब के दृष्टिकोणों को जानना बहुत जरूरी है और इसके प्रभावों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो संभवतः ट्यूसडे को हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, और बाबा साहब के पूरे जो हैं वो सब चीजें नोट डाउन मैंने कर ली हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं किस जगह, तो उन्हें भी हम यहाँ पर रखेंगे, ताकि ये पूरा मुद्दा 1857 रिवॉल्ट का मुद्दा अंत में बाबा साहब के साथ में कनेक्ट हो जाए और उनके विचारों के साथ कनेक्ट हो, ताकि लोग अम्बेडकराइट विचारधारा की असली मर्म को, कोर एसेंस को समझ सके। ठीक है, तो चलिए इसे मैं आज के जो प्रेजेंटेशन है इसे एंड